अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक में। और आज के टॉक शॉक में शौक हमें देंगे मुस्तफ़ा कमाल, जो कि पाकिस्तान एमके पाकिस्तान के साथ हैं, रहनुमा हैं एमके पाकिस्तान के, कराची के मेयर भी रह चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब से दो इशूज़ के ऊपर दो मुख्तलिफ अंदाज में बात करेंगे। एक तो इनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी जानेंगे जो आम तौर पे मीडिया से दूर रहती है, और दूसरी सियासत और सियासत में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, क्या करने जा रहे हैं, इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। मुस्तफ़ा भाई बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया, आप ऑल द वे यहाँ आए, माशाल्लाह से आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुस्तफ़ा भाई मुझे ये बताएं कि कोई भी जो शख्स होता है, आज जो आप हैं, ये प्रोडक्ट है आपके बचपन से लेकर जवान तो अभी भी हैं, मुख्तलिफ वाक़यात का। तो ये कैसे बचपन गुजरा, वालिद क्या करते थे, कितने बहन भाई थे? देखें, ये यकीनन हर इंसान का अल्लाह ने एक डीएनए बनाया है, मेरा भी एक डीएनए है। और मेरा ये मानना है कि इंसान जो है वो उसके अंदर माशरती अच्छाई बुराई आ जाती है, और वो जो है वो चेंज हो जाती है माहौल से। लेकिन जब डीएनए अगर अच्छा हो तो वो ख़राब नहीं हो सकता, और अगर डीएनए ख़राब है तो वो अच्छा नहीं हो सकता, भले आप उसके ऊपर कितना भी जो है वो कवर चढ़ा लें। हाँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब जो है वो सरकारी मुलाजिम थे। हम 6 बहन भाई हैं। कौन से महकमे में थे आप? जी, यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में के यहाँ पे डिपार्टमेंट में थे यहाँ पे वो, और उनकी डेथ हो गई है जो है वो अरसे पे। और मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा हूँ सबसे। 6 बहन भाई हैं, और मेरा एक छोटा भाई है था, वो उसकी भी 2 साल पहले उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, वो रिसीव डेथ। तो मैं अपने अब बहन भाइयों में जो है वो मैं अकेला ही भाई हूँ, और मेरी 4 बहनें हैं। तो ये मेरी फैमिली है। और MBA आपने किया, वालिद साहब आपकी छोटी सी मुलाजमत करते थे, तो ये कैसे MBA कर, और वेल्स यूनिवर्सिटी में खाते? जी, मेरे अंकल होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई में होते थे। तो मामू हैं मेरी वालदा के जो है वो भाई। तो जब मैं यहाँ, तो मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। मैट्रिक मैंने सरकारी स्कूल से किया, इंटर मैंने सरकारी कॉलेज से किया। तो जब मेरे ग्रेजुएशन का टाइम आया तो ही वॉज देयर इन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई, तो वो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। तो मैं पहले ब्रुनाई गया, 6 महीने उनके पास रहा। तो उन्होंने मेरा फिर एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स का कैंपस आया हुआ है मलेशिया में। मलेशिया आपको पता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री है वहाँ पर दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने पूरी फैकल्टी और कैंपस लेकर UK की और अमेरिका की वो मलेशिया में वो इस्टेब्लिश्ड हैं। तो जो फीस आप पाउंड स्टर्लिंग में दे जाकर UK में, वो आपको 6 गुना सस्ती पड़ जाती है रंगत में मलेशिया में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स का कैंपस था मलेशिया में, और एक सनवे कॉलेज है वहाँ। पहले मैंने AB किया, फिर बाद में मेरा फिर एडमिशन हो गया मास्टर्स। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स के कैंपस, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आधा कोर्स यहाँ करूँ और 1 साल में 2 साल में वहाँ वेल्स जाके करूँ। मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन मैंने फिर कंप्लीट यहाँ किया क्योंकि मेरे पास डेफिनेटली मुझे फाइनेंसेस बचानी थी। तो मुझे जो बिल्कुल वैलिड सवाल है वालिद साहब के पास, तो यहाँ के किसी प्राइवेट स्कूल में भी, शायद कॉलेज में भी पढ़ाने के पैसे नहीं होंगे। फिर मेरे अंकल ने डॉक्टर शमीम सिद्दीकी। कौन से ईयर्स में आप रहे हैं मलेशिया? मैं गया हूँ 96-7 में। अच्छा। और मैं 99 तक 2000 तक मैं जो है वो, बल्कि 2001 तक मैं वहाँ रहा। तो ये MKM में कैसे आ गए? अल्ताफ़ भाई से कैसे फर्स्ट इंटरेक्शन अल्ताफ़ भाई से और MKM से क्या हुआ? देखिए, हम जब 8वीं क्लास 9वीं क्लास में थे ना, स्कूल में थे, तो ये जो महरूमियाँ हैं कराची में, अब तो और बढ़ गई हैं, तो वो उस वक्त भी थी। कोटा सिस्टम था, अखबारों में ऐड आता था कि कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के डोमिसाइल याफ्ता इस जॉब के लिए ज़हमत ना करें, ये लिखा होता था, नीचे लिखा होता था। स्कूलों में, कॉलेज में आपका डोमिसाइल पूछते थे बाप कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ, ये वो सारी। फिर पुलिस में हमारे लोग नहीं होते थे। तो उस लड़कपन के उस दौर में कोई जो है वो शख्स खड़ा होकर जो है वो आवाज़ें देने वाला, उसकी आवाज़ आने लगी कानों में, और वो अल्ताफ़ हुसैन साहब थे कि मुहाजिरों के साथ ये कुछ हो रहा है। और वो बात सारी हमें रिलेट करती थी ग्राउंड पे, जो वो कह रहे होते थे वो हमें दिख रही होती थी सारी चीज़ें। तो वो एक जो है वो मुझ जैसे बहुत सारे हज़ारों लाखों नौजवानों की
बाउंडिंग होने लगी उसके अंदर। लेकिन जो एमक्यूएम में हुआ है ना, जो एक हरारत आई है, वो हरारत आई उस ज़माने में लिसानी फसादात की वजह से। खैर उस पर आएंगे, वो हाँ। जो जिस तरफ आप जा रहे हैं उस पर भी आएंगे हाँ। कि वो क्या वजूहात बनी। तो एक आम लड़का एमक्यूएम में आ जाता है, एमक्यूएम में 90 पे ड्यूटी देता है। तो कुछ तरह अपनी याद बताए ना, 90 पे आते थे, क्या होता था? मतलब नहीं, मैं नेगेटिव बातें नहीं जानना चाह रहा, जो पॉजिटिव बातें। नहीं, आपको नेगेटिव बातें भी बताएंगे सारी। 90 पे मैं आया हूँ ऑपरेशन शुरू होने के बाद। मैं इलाके का वर्कर था, आम सा वर्कर था, पोस्टर दरी बिछाने वाला, पोस्टर लगाने वाला, जलसे जुलूस में जो है वो, और एक कारकुन जो होता है, तो स्ट्रीट वर्कर जिसको कहते हैं। तो 1992 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो 90 सील हो गया था। तो वहाँ पे उसके बाद जो है वो, जब वो सील खुला 93 में के करीब तकरीबन, तो वहाँ पर फिर आप वहाँ पर नौजवानों को नहीं बिठाते थे, क्योंकि सारा स्टाफ सब लोग चले गए थे, भाग गए थे लड़के सारे, क्योंकि वहाँ पर रेड होती थी दिन में 3 दफ़ा उस वक्त। तो वहाँ पर उस ज़माने में बुज़ुर्ग कमेटी बनाई गई। तो 70, 80 सालों के बुज़ुर्गों को बिठाया जाने लगा कि भाई बुज़ुर्गों को लेकर नहीं जाएंगे, और ख़वातीन को ड्यूटी। फिर जब काम बहुत बढ़ गया ना, तो फिर जो है वो सेक्टरों से और यूनिटों से लड़के मांगे गए कि 90 पे वॉलंटियर ड्यूटी देने के लिए नए लोग चाहिए। तो मुझे मेरे सेक्टर ने, मेरे यूनिट ने मुझे और लड़कों को भेजा। तो वहाँ पर फिर जब कुछ को न्यूज़ में भेज दिया गया, कुछ को जो है वो फ़ोटो सेक्शन में भेज दिया गया, और कुछ को जो है वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भेज दिया गया। और ये फिर तो मुझे फिर जो है वो जो टेलीफोन एक्सचेंज था पूरा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होती, उस ज़माने में फ़ोन इतने नहीं होते थे, तो मेरी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई एज अ वॉलंटियर। मेरी ड्यूटी वहाँ, तो मैं 90 पे एज अ वॉलंटियर मैं उस फ़ोन सेक्शन को जो है मैं वहाँ का एक कारिंदा था। याद करके बताएं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से फ़ोन पे पहली बात क्या हुई थी? अल्ताफ़ हुसैन साहब से फ़ोन पे नहीं है, मैं तो जब वर्कर था, जब वो जाने से पहले 91 में जब वो बाहर जा रहे थे पहली दफ़ा, और तो वो अब्बासी शहीद में एडमिट थे जी। तो उस ज़माने में ये 92 में आमिर खान आफाक साहब और ये सब लोग अलग हो गए थे, और उनको उस वक्त भी गद्दार कहा जाता था। और अल्ताफ़ हुसैन साहब से वफ़ादारी के लिए जुलूस लेकर जाया जाता था। तो ज़माने में याद है कि हम सरों पे कफन की पट्टियाँ बांध कर ना यूनिटों से जुलूस जाते थे, तो हम भी उसमें शामिल होते थे। तो फिर वो लाइन लगा कर अल्ताफ़ भाई जो है वो बेड पे लेटे होते थे। अब्बासी शहीद तबीयत तो बस उनकी ख़राब नहीं थी, वो वैसे ही था सारा। एक जो है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे, कि उनको 90 के घर पे ख़तरा था, कि क्योंकि वही गार्ड्स थे, उन्हीं लोगों के आमिर साहब के और आफाक अहमद साहब के ही जो है वो लड़के गार्ड्स हुआ करते थे उस ज़माने में। तो उनको ख़तरा था, तो उनको सिक्योर करके अब्बासी में लाकर और उनको सिक्योरिटी दी गई थी। तो एक बड़ा एक रात भर जो है वो जुलूस आ रहे होते थे सर पे कफन बांध के, और अपनी वफादारी का तो लाइन लगाकर फिर वो बेड पे लेटे होते थे, और लाइन लगाकर एक कमरे से एंटर होते थे तो दूसरे दरवाजे से ऐसे हाथ मिलाते हुए जो है वो आप गुजरते। तो मेरी मुलाकात पहली हैंड शेक मेरा अब्बासी में उस वक्त 1991 के बाद। वरना जब हम कारकुन थे तो अल्ताफ़ हुसैन साहब तो बहुत दूर होते थे ना रहने के बाद। तो वो जो पहली मीटिंग हुई थी 92 में, कोई रिकॉल हुआ, कोई बातचीत हुई, या इट वाज जस्ट अ रूटीन मीटिंग? नहीं, इट वाज नॉट अ मीटिंग, इट वाज जस्ट अ हैंडशेक। हाँ, इट वाज जस्ट अ हैंडशेक। ही डिडंट से एनीथिंग। नहीं, मीटिंग हमने उनकी लाइव ली है जब कारकुनों के जब इजलास होता था जलसे और कार वर्कर इजलास में, लेकिन उसमें तो आप हैंडशेक नहीं कर सकते थे। वो फिर जो मजमे से, जैसे कारकुनों को नॉर्थ कराची सेक्टर की या टाउनों की वर्कर्स की मीटिंग है, वर्कर इजलास हो रहा है, तो उस वर्कर इजलास में हम उनको करीब से देखते हैं। आज जब आप लुक बैक करते हैं तो आपको वो कौन सा ऐसा इवेंट लगता है कि जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने नोटिस लिया आपका कि यार ये लड़का है, इसमें ना जान है, इसमें करंट है? नहीं, आज नहीं, वो तो उस वक्त तो बड़ा ह्यूज क्राउड था ना उस वक्त, तो नोबडी डेफिनेटली उनको याद भी नहीं होगा। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ जो आप पार्टी के फ्रंट पे आए, हाँ, 2002 में नोटिस में आए, हाँ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा वाकया था? देखिए इस पार्टी का मैकेनिज्म जो है ना, उसको दाद देनी पड़ेगी इस पार्टी के मैकेनिज्म की। 2002 में के इलेक्शंस आ गए, ठीक। मैं
नया नया MBA करके जो है वो 2001 में के करीब में वापस आया, तो मैं अपनी जॉब ढूंढ रहा था। डेफिनेटली मैं मास्टर्स कर चुका था और मैं अपनी फैमिली का ब्रेड विनर था। वालिद साहब जो है उस वक्त आए थे, लेकिन डेफिनेटली जो है एक मिडिल क्लास लड़की की जो एक वो होती है ना कि आप पढ़ लिखे और आप जो है वो फिर आप नौकरी ढूंढें, तो आई वाज लुकिंग फॉर दैट जॉब। तो उस ज़माने में 2002 के इलेक्शंस कॉल हो गए, ठीक। तो हम फिर अवॉइड कर रहे थे। मुझे दोस्तों ने कहा कि मेरे यूनिट के लोगों ने कि भाई तुम्हारा नाम भेजते हैं, तो यूनिटों में हमारे यहाँ कॉल की जाती है। जैसे अभी भी हमने यूनिट में अपने यहाँ की जितनी भी ग्रेजुएट कारकुनान हैं उनका परफॉर्मे भेज दो, तो मेरे यूनिट ने मेरा परफॉर्मा मुझे बताए बगैर मेरे यूनिट ने भी वो परफॉर्मा मेरा भेज दिया। तो सेक्टर कमांडर कौन था उस वक्त आपका? कमांडर सेक्टर इंचार्ज उस वक्त जो है वो उस वक्त हमारा सेक्टर इंचार्ज थे, मेरे जहन में अभी नाम आ जाएगा, अब नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, लड़का मैं शक्ल जहन में नाम नहीं आ रहा मेरे उसके, मैं भी बात करते हुए नाम आ जाएगा। एनीवे वो आ गए, फिर मुझे जब वो क्यू में आ गई 90 से, तब मुझे कॉल आना शुरू हो गई वहाँ पे। अब मैं बोलूँ मुझे वो क्या, तो मैं गया तो मुझे मेरे एक तरह से मैंने टाइम गुजारा हुआ था MQM में, तो जिन सेक्टर मेम्बरान ने उन्होंने मेरे साथ काम किए हुए थे, तो उन्होंने मुझे जो है वो मिलने के लिए बुलाया 90। मैं 90 से अवॉइड कर रहा था जाना कि मुझे पता है कि ये चल रहा है सारा सर, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि हमसे मिलने के लिए आ जाओ, और उन्होंने मुझे क्यू अप कर रखा था, तो मेरा टोकन मेरे नंबर आए हुए थे कि भाई मेरा ये नंबर है, और तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती जो है वो कहा कि एक दफ़ा जाकर जो है वो सिर्फ मिलकर बात कर लो और इंटरव्यू दे दो। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। और ये वालिद साहब आपके कह रहे थे कि नहीं, वालिद साहब को तो पता नहीं, नहीं 90 से वालिद साहब को तो पता भी नहीं। ये मेरे सेक्टर के कारकुनान वर्कर्स और 90 को तो नहीं पता कि यहाँ पे जो उनके पास तो जो पेपर आ गए वो क्यू अप हो गई, अब वहाँ से कॉल आ रही है भाई अपना फला आदमी पे, अब सेक्टर को कॉल आ रही है, मुझे पता नहीं है। तो सेक्टर ने मुझे बुलाया 90 पे मिलने के लिए, अपने खुद से मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और जहाँ मैं वहाँ गया हूँ तो पता चला कि भाई मेरा तो उन्होंने जो है नाम दिया हुआ है। खैर मैं चला गया उनके इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू जो है वो पहला इंटरव्यू हुआ, दूसरा इंटरव्यू, फिर उसके बाद हम अपने जो हमारे दिल में भड़ास थी हम निकाल कर आ गए। नए जो है वो हम। और इंटरव्यू कौन ले रहे थे? उस वक्त भी सरदार साहब थे, हाँ आज भी सरदार साहब इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा भी इंटरव्यू उस ज़माने में जो मेरे पास पैनल था सरदार साहब थे और 1-2 लोग और थे उसमें, तो सरदार साहब थे। तो वहाँ पर फिर वो इंटरव्यू किया उन्होंने, और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट शायद हो गए हम। फिर दूसरा इंटरव्यू हुआ, दूसरा पैनल था, फिर एक तीसरा इंटरव्यू हुआ जो डॉक्टर इमरान फारूक ने, इमरान भाई ने वहाँ से लिया, कन्वीनर थे वो लंदन से, वो फिर फ़ोन पे हुआ। इस तरह जाकर जो है वो MPA की हमारे कैंडिडेट की सिलेक्शन हो गई। 2002 में हम MPA बन गए, अभी भी नोटिस नहीं हुए होंगे। फिर मुझे 2003 में IT मिनिस्टर बना दिया उन्होंने। 1 साल IT मिनिस्टर 2-3 लगाए, वो नहीं चल पाए, तो 2003 में IT मिनिस्टर बना दिया। पर देन फ्रॉम देयर हम नोटिस होना शुरू हुए। फिर मेरा लंदन, व्हेन IT मिनिस्ट्री थी, हमारा लंदन जाना हुआ। फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब से फिर वो शॉर्ट गैदरिंग में एक मुलाकात हुई, 10-12-15 लोगों के बीच में मुलाकात हुई। फिर वहाँ से फिर मैं नोटिस में आना हुआ। तो मैं अगर नोटिस में आया हूँगा उनके, तो वो 2003 में आया हूँगा। नौकरी ढूंढता हुआ एक नौजवान वो MPA बन जाता है और फिर वो IT का मिनिस्टर बन जाता है, हाँ ठीक है। तो वो क्या फीलिंग थी? और आप शुक्रगुजार तो होंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के, MQM के। शुक्रगुजार तो यकीनन इंसान जो है वो कि पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, लीडर ने आपको जो है वो सेलेक्ट किया। हम तो उस वक्त नौजुबिल्ला वो पूजने वाले हिसाब किताब था अल्ताफ़ हुसैन साहब को, और ईमान था कि ये आदमी जो है मसीहा है हमारी कौम का, ये निकालेगा, ये बिलीफ था जब तक मैं रहा हूँ, आखिरी सेकंड तक जब तक ये बिलीफ था। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ऐसा नहीं कुछ किया, नहीं उन्होंने भी किया। जब मैं कह रहा हूँ तो उस वक्त तो लेकिन ये तो एक आपकी फीलिंग है कि भाई आप शुक्रगुजार हैं। उससे ज़्यादा बर्डन आई यूज्ड टू फील द बर्डन ऑन कि आपको अगर इस कंडीशन में पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो इसको प्रूव करना है। और हमें जुनून था कि हमें पूरी दुनिया, हमें साबित करना है कि MQM जो है वो का जो मिनिस्टर है वो डिफरेंट होता है, MQM का मिनिस्टर जो है वो अलग होता है,
और हम वो कुछ करें जो कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तो ये वाली सोच जो है ना वो दिमाग में होती थी, बर्डन ज़्यादा होता था बनिस्बत जो है वो और चीज़ की। आई यूज्ड टू बी वेरी सीरियस ड्यूरिंग ऑल दोज टाइम। अच्छा ये बताइए कि इल्ताफ़ हुसैन साहब ने जब आपको बताया कि आप बन रहे हैं मेयर बन रहे हैं कराची के, तो वो क्या बात हुई, क्या डिस्कशन आपसे हुई? वो कोई डिस्कशन नहीं हुई। हम 6-7 लोग, जब मैं मिनिस्टर था ना, IT मिनिस्टर था, 2005 की बात, 2005 में मेयर बने ना, तो 2003 से 2005 2 साल में वाइल आई वाज MPA एज वेल एज द IT मिनिस्टर, तो 6-7 लोगों को लंदन बुलाया गया। उस ज़माने में मेयर के कैंडिडेट का टाइम आ गया कि अब आपको मेयर पिच करना है अपना। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आगे 2005 वाले। और आपको आइडिया था कि मेयर के लिए बुला रहे हैं? आइडिया था कि जो है वो वहाँ पर लोगों को बुलाया है, कुछ इसी तरह की कोई बात होगी। और कौन कौन था आपके साथ कंपटीशन में? अहमद जलील साहब थे, वसीम अख्तर थे, बाबर गौरी थे, आदिल सिद्दीकी थे यहाँ से, और कौन लोग थे, और 7-8 लोग थे यहाँ पे। एक दो नाम मैं भूल रहा हूँ। खैर वहाँ बुलाए गए, तो फिर वो अल्ताफ़ हुसैन साहब और वहाँ की राब्ता कमेटी पूरी बैठी थी, और एक एक को फिर अंदर बुला रहे थे कमरे में, और उनसे इस हवाले से बात करते, हाँ भाई मेयर कौन होना चाहिए। तो मैं नाम दे रहा था फ़लाँ के इस तरह। तो कैसा होना चाहिए मेयर, क्या होना चाहिए मेयर, क्या करना चाहिए, क्या इश्यूज़ हैं कराची के। तो हमें नहीं पता कि किसी से और से क्या बात की है। तो मुझसे जब बात कर रहे थे, मैं भी अपनी जो दिमाग में हमारे थी वो मैं खुला डुला जो है वो बोल रहा था, लेकिन वहाँ पे फैसला नहीं हुआ। आप किसी का नाम और पिच कर रहे थे या आप अपना नाम पिच? नहीं, मैंने अपना नाम, तो सवाल ही नहीं पता था कि आप पिच करें। ठीक है। वहाँ से अपने नाम, मेरे बारे में ये पूछने कि हाँ भाई तुम्हें दी जा रही है और ये वाली दी, वो एक जनरल बात कर रहे थे, और ये पूछा था अगर मेयर को क्या करना चाहिए, किस तरह के शहर में क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें, तो हम जो समझते थे बोल रहे थे। और ये इंटरव्यू ले रहे हैं इल्ताफ़ हुसैन साहब, और वहाँ की वहाँ इमरान फारूक डॉक्टर साहब थे, और पूरी वहाँ की राब्ता कमेटी पूरी बैठी हुई पेन पेपर लेकर, और इस तरह से एक जा रहा था और वापस आ रहा था सारा, हम 20 मिनट 25 मिनट, और सबको फिर एंड में मुझे ये कहा गया कि भाई क्या बात हुई है, जाकर किसी को बाहर ये वाली बात डिस्कस नहीं करनी। बस इतनी बात हुई, और उस बात के बाद सबको कह दिया गया अगले दिन कि भाई आप सब लोग वापस चले जाएं। नो डिसीजन वॉज टेकन। हम सब लोग वापस आ गए, अपने अपने कामों में लग गए। तो जो पार्टी का तरीक़ाकार था वो कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ना मुझे ना किसी को, आई मीन टू बी वेरी, कोई मुझे ख्वाहिश ना ये कि भाई ख्वाहिश कोई लॉबिंग कर रहे हैं, इस तरह का कोई चक्कर नहीं। इस तरह से आई थिंक 25 दिन या महीना गुजर गया, ये तो बहुत पहले इंटर्स हो गए थे। उसके बाद जब इलेक्शंस की डेट आ गई, इलेक्शन होने लगे, चीज़ें हो गई, और अब जो बिल्कुल टाइम आ गया कि भाई अब तो जो है मेयर का नाम देना ही है, तो फिर जो है वो 90 के मीडिया सेक्शन में एक फैक्स आ गया लंदन से, खबर के लिए 3 लाइनें लिखी हुई कि जो वो MQM ने मुस्तफ़ा कमाल को कराची के मेयर के लिए नॉमिनेट कर दिया। वो इस खबर से मेरी कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई, किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं बोला या कोई ऐसा चक्कर नहीं। तो खबर, तो जिस लड़के के पास ये खबर आई उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपका नाम आ गया मेयर के लिए। तो लाइक आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस व्हाइल आई वाज, तो ये हुआ, इस तरह से मुझे पता चली बात, और फिर मीडिया पे चलने लगा। फिर मैंने उनसे पूछा पार्टी के ज़िम्मेदारों से कि मुझे मीडिया की कॉल आ रही है, मुझे क्या बोलना है, तो फिर इस तरह से बात हुई। अच्छा, जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था आपका भी, उस वक्त जनाब इल्ताफ़ हुसैन साहब की और MKM के उस वक्त ISI से बड़े करीबी ताल्लुकात थे। मुशर्रफ साहब थे मरकज़ में, शुरू में जनरल एहतशाम ज़मीर थे DGC, और बाद में वो फिर चेंज होते रहे, मुख्तलिफ लोग आए। तो क्या कोऑर्डिनेशन थी, मतलब किस तरह का ISI के साथ उस वक्त MKM का रिलेशन था? देखें वेरियंस, अगर मैं कहूँ कि मैं उन सारी चीज़ों का प्रीव्यू हूँ उस वक्त कि जब मैं नॉमिनेट हो रहा हूँ, तो ये बात गलत होगी। मैं उस वक्त इतना क्लोज नहीं था 2003 में या 2005 में। ये तो फिर 2005 के बाद जो है वो मेरा इंटरेक्शन बढ़ा, मेरी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, अल्लाह ने मुझसे काम ऐसे कराए यहाँ पर, मैं पार्टी की नेकनामी का बाइस बना, अल्ताफ़ हुसैन साहब की नेकनामी का बाइस बना। 2 सालों में 2005 के एंड में मैं आया हूँ, और बल्कि जनवरी 2006 में मैंने समझे कि ऑफिस संभाला है। 2005 अक्टूबर में ज़ल्ज़ला आया हुआ था, तो हम ज़ल्ज़ले की उसके लिए चले गए। नहीं, ये मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब
डॉक्टर इशरतुल इबाद का नाम बतौर गवर्नर लेना था, तो एहतशाम ज़मीर जो ISI के उस वक्त के DGC जी उन्होंने कॉल की थी 90 पे और उन्होंने कहा था कि जी हमें नाम दिया जाए। तो फिर जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने स्टाफ को बताया था कि इनका नाम दिया जाए डॉक्टर इशरतुल इबाद का। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन थी कि जो नाम है वो ISI लेती थी और फिर नॉमिनेशन होती थी। मेरा नहीं ख्याल है कि ये वाली बात भी जो है ना वो, लेकिन वो 90 से नहीं कोऑर्डिनेशन होगी, वो डायरेक्ट अल्ताफ़ से लंदन से, सॉरी 90 हाँ लंदन से थी। और उन्होंने नाम नहीं दिया होगा, बल्कि जो है वो मशवरे में उनसे हो सकता है एंडोर्समेंट ली गई हो, पहले सिलेक्शन हो गई हो फिर एंडोर्समेंट ली गई हो, इसलिए कि भाई गवर्नर तो बगैर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के नहीं लग सकता। लेकिन इस बात की तो आई विटनेसेस हैं जो बताते होगी, हैं कि लेकिन मेरे केस में कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ, ना तो मेरा कोई ऐसा वास्ता था। अच्छा, अब कमिंग बैक, आप मेयर बन गए कराची के और एक पूरा एक नया स्पेक्ट्रम आपके ऊपर, गवर्नर हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद, आप कराची शहर के मेयर हैं। जल मुशर्रफ साहब का कराची में दिलचस्पी है, हर दूसरे दिन वो कराची पहुंचे होते हैं, आते हैं और नौजवान मेयर से मिलते हैं और फिर बल्कि बहुत सारे और जो हेड हैं उनमें से भी पैसे निकाल के मेयर को देते हैं कि कराची पे लगाओ, और कराची में आप काम करते हैं। तो जो मुशर्रफ साहब से जो मीटिंग्स थी आपकी, वो कोई बताएं कि वो कैसी रहीं या क्या चीज़ें, मुशर्रफ साहब का क्या रोल था एट दैट टाइम कराची के वाले से आपके साथ? देखिए, मुशर्रफ साहब दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। ये जो आपने कहा ना कि दूसरे हेड से पैसे निकाल कर कराची को देते थे, एजाज़ भाई आपको पता है कि सरकारी काम, सरकारी पैसे इस तरह नहीं आते। सरकारी पैसे अगर कोई सदर चाहे भी अपने पास से पैसे मेयर के अकाउंट में नहीं डलवा, आपको उसके लिए प्रोजेक्ट्स देने पड़ते हैं, उस प्रोजेक्ट्स की हेड में पैसे आते हैं। ऐसे ही जो फेडरल गवर्नमेंट के फंडेड प्रोजेक्ट्स है ना, वो मेरी फिंगर टिप्स पे है, जो मुशर्रफ साहब का क्रेडिट है, और जो मुझसे पहले से नेमतुल्लाह साहब के ज़माने से और फिर मेरे आने के बाद भी जो है कुछ, मैं आपको उसको गिनवा देता हूँ। मुशर्रफ साहब का दूसरा एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं बाद में बताता हूँ कि क्या है, जो कि इन पैसों से अलग हट करे। लियारी एक्सप्रेस वे फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट मुशर्रफ साहब ने पैसे दिए, वो मुझसे पहले शुरू हुआ था, 90% मेरे दौर में हुआ। K3 जो है वो 10% हुआ था, मेरे दौर में 90% कंप्लीट हुआ, मुशर्रफ साहब का फंडेड प्रोजेक्ट। नॉर्दर्न बाईपास मुशर्रफ साहब का, ये 3 बड़े प्रोजेक्ट। फिर नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में यहाँ पर बारिशें हुई थी, तबाह हो गया था, तो तामीर कराची के नाम से मुशर्रफ साहब ने सारे फेडरल गवर्नमेंट के इदारों को कहा कि कराची के लिए 29 अरब रुपए जमा करने हैं, ठीक है। और सब ने, स्टेट बैंक ने और स्टील मिल ने और पोर्ट ट्रस्ट ने, सब ने मिलकर कराची प्रोजेक्ट के नाम से उस 29 बिलियन में से टोटल 3.5 बिलियन कराची को मिले बस, जो कि KPT के पैसे में, इसके अलावा किसी ने पैसे नहीं दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा कारनामा था ना मुशर्रफ साहब, मैं जो कह रहा हूँ, मुशर्रफ साहब जो है वो कराची के प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे पूछते थे। रात में ऐसी कॉल आ गई, भाई प्रेसिडेंट बात कर, प्रेसिडेंट जो है वो मेयर से बात कर रहा है, और वो पूछ रहा है, मुस्तफ़ा वो फलां जगह के प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन तुमने कराई थी, उसकी क्या प्रोग्रेस है। अब ये जो कॉल है ना इंटरेस्ट, ये दैट यूज्ड टू गिव मी एन इम्पेटस एंड यू नो अ मोटिवेशन कि यार प्रेसिडेंट पूछ रहा है ना, तो इसको तो वो जो है ना उसके उनका इंटरेस्ट। और फिर सबको पता था यहाँ पे, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहती थी, और जो है वो मैं जो है वो अपनी ब्यूरोक्रेसी में अपनी चला लिया करता था, अपनी मर्ज़ी के जो है वो स्टाफ अफसर वगैरह ले लिया करता था। तो ये वो क्रेडिट है उनका बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपको मैं सिर्फ रिकॉल करा दूँ आप और आपके साथ कि देखिए, मेरे 4.5 साल का टेन्योर मेरा रहा है, 4.5 साल का, 5 से 2010 तक मैंने मुशर्रफ साहब के साथ जो है वो टोटल जो है वो 16 महीने गुजारे। 2008 में चले गए, मैं 2006 में मैंने ऑफिस संभाला है, 2008 में वो चले गए। मैंने उससे ज़्यादा टाइम जो उनसे ज़्यादा तो जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट टाइम गुजारा है। मेरा टेन्योर जो है वो टोटल 16 महीने है मुशर्रफ साहब के साथ। मेरे जो है 24 से 26 महीने जो गुजरे हैं वो जरदारी साहब के साथ गुजरे। मैं सीक्वेंस वाइज आ रहा हूं। आप जब कराची के मेयर थे तो एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, वो था 12 मई का वाकया, बड़ी हलाकतें हुई। उसमें जिम्मेदारी तो MKM के ऊपर आयद होती थी, आपके ऊपर आयद होती थी?
हाँ एम के लोगों ने कही भी ये वाली बात, और किसी हद तक ठीक भी हुई ये वाली बात। एम क्यूम अगर अवॉइड करती तो जो है वो ये क्लैश जो है वो नहीं होता, और एम क्यूम जो है वो अवॉइड कर सकती थी। लेकिन डेफिनेटली लंदन एम क्यूम के फ़ैसले तो कोई 9-0 पे तो नहीं होते थे। फ़ैसले तो डेफिनेटली जो है वो इस तरह के फ़ैसले और सारे ही फ़ैसले तो वो तो अल्ताफ़ हुसैन साहब करते थे, अच्छे भी और बुरे भी सारे फैसले। तो यहाँ पर उस वक्त को इम्प्रेशन ये था कि ब्रिगेडियर हुदा नाम के कोई सेक्टर कमांडर थे, वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में थे, और आप और वो मिल के उस दिन का 12 मई का जो पूरा प्लान है वो करते हैं। असल में गुड लक ये है कि मैं उस 12 मई को वाले दिन जो है वो मैं मुल्क में नहीं था। मैं आई थिंक 9 मई को मेरी ट्रैवलिंग थी, मैं जा रहा था C40 के नाम से बिल क्लिंटन की एक फाउंडेशन है, C40 सिटीज़, ठीक, उसकी जो है वो मैं उसका मेंबर था, कराची उधर मेंबर। तो न्यूयॉर्क में उसकी कॉन्फ्रेंस थी और वो जो है वो 13, 12 या 13 मई को थी। तो मुझे 9 में तो आई वॉज नॉट इन द कंट्री। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं? नहीं, मुझे जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मैं जब 6-7 को 5-6-7 को था तो 12 मई के हवाले से यहाँ पर गवर्नर हाउस में मीटिंग्स और डिस्कशंस जो हैं वो होना शुरू हो गई थी। लेकिन जो 12 मई का पूरा वाक़या है कि लोगों का मरना और सारी चीज़ें, आई वॉज नॉट हियर इन दिस सिटी। मैं मुल्क से बाहर था। नहीं, वो तो आप ज़ाहिर मुल्क से बाहर ही होंगे, आई ट्रस्ट यू जो कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग तो पहले से हुई थी। तो मैं सिर्फ अगर जानना चाहूँ कि उस वक्त होम मिनिस्टर थे वसीम अख्तर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गवर्नर डॉक्टर इशरत तलबात थे, आप थे मेयर, जो जिनका मेन एक रोल बनता है। ज़ाहिर है आपने एक चीज़ें सेटअप कर दी और उस सेटअप पे आप यहाँ पर हों या ना हो, सिस्टम ने तो वैसे ही काम कर रहा है, सिस्टम तो ऑटो पे था। और उस वक्त गालबन ब्रिगेडियर हुदा थे, जी ब्रिगेडियर हुदा ISI के सेक्टर कमांडर। अगर कुछ अपनी मेमोरी जरा बताएं कि वो कौन हुआ एक्चुअली कॉलिंग द शॉट्स। मैं तो टू बी वेयर मैं तो आपसे, आपका चूंकि प्रोग्राम भी जो है वो टॉक शॉक है ना, तो मैं तो खुली डुली बात करने वाला, मैं बिल्कुल आपसे वो नहीं करूँगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें तो एज अ मेयर मेरे पास ना पुलिस थी, ना मेरे अंडर में ट्रैफिक पुलिस आती है। मेरा काम, मेरे मेयर के अंडर में तो पानी देना, सीवरेज सही करना और ये कंटेनर लगाना में कंटेनर लगाना भी मेरा, दैट वाज नॉट माय डिपार्टमेंट, दैट वाज नॉट मी, दैट वाज नॉट माय ऑर्डर। वो भी होम डिपार्टमेंट ये, और ये सबका आप देखें ना, इतने सालों में 12 मई की अगर होता जिस तरह और लोगों के नाम आते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो मैं ही नहीं कह रहा कि जो उनके नाम आ रहे हैं वो डेफिनेटली वो भी किसी के कहने पे कर रहे होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 12 मई में मेरे डिपार्टमेंट या मेरी मेयरशिप से का कोई लेना देना नहीं था उस सारी चीज़ों में, क्योंकि कंटेनर लगाना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, हटाना भी मेरी जिम्मेदारी, मेरे शोबे में नहीं आता। तो टेक्निकली आप कह रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब की जिम्मेदारी? वेल डेफिनेटली होम मिनिस्टर थे ना, होम मिनिस्टर थे तो सही या गलत आई डोंट नो, लेकिन जो है वो होम मिनिस्टर थे और वो मैं उस वक्त पार्टी का हिस्सा था, मैं तो सब चीज़ों को ओन करता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी आज वो हम यहाँ हैं और अभी भी वो मैं जिस पार्टी में हूँ, तो ज़ाहिर बात है मैं इसको नहीं कह रहा कि वो, लेकिन मैं सिर्फ आपको इवेंट बता रहा हूँ कि वो इवेंट ऐसा नहीं है कि उसमें मेयर का रोल। जब आप वापस आ गए तो आपने देखा तो सही कि कराची में इतनी हिलाकतें हुई, शहर जल गया, लोग रोते रहे, आज भी रो रहे हैं, तो आपने सोचा नहीं कि यार मैं जानूँ तो सही किसने ये किया? देखिए वो तो सबको पता है कि सारा जो है उसमें आप बता देना, हमें नहीं पता, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, हमें जरा एजुकेट करें। 12 मई का वाक़या तो ऐसा है ना कि भाई जज साहब को रोकना था, जज साहब को रोकने के लिए जो है वो एम क्यूम को इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस ने आके कराची में बार से खिताब करना था और उसको रोकना था। ठीक, उसकी उसी दिन एम क्यूम ने अपना जलसा अनाउंस कर दिया। ठीक, एम क्यूम ने अपना जलसा अनाउंस कर दिया, जो सारी दूसरी पार्टियां थी उन्होंने अपनी रैली अनाउंस कर दी उसी दिन कि हम रैली इसे लेने जाएंगे एयरपोर्ट पे उनको जज साहब को। और हम तब इमेजिन करें कि जो वो 11-12 पार्टियों के वर्कर जो है वो चार्ज माहौल में सड़क पे निकले, सड़क वही है, शहर वही है, रूट वही है, तो वो तो जो वो लड़ाई होनी हर हाल में। तो आपको अगर कहा जाए कि अगर 12 मई को आप लुक बैक करते हैं कि कौन से 3-4 बंदे थे जो उसके जिम्मेदार थे, आप किनको करा? नहीं देखें, हम ये कोई खुदा न खास्ता इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं है,
और सबको पता है कि 9-0 पे जो मेहमान आता था ना, उसके लिए खाने में क्या चीज़ आएगी वो भी अल्ताफ़ हुसैन साहब बाज़ औक़ात बताते कि इसके लिए ये काम करो। तो हम तो एक रोबोट टाइप लोग थे। हमें तो रात में कहते थे पीपल्स पार्टी छोड़नी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो मुस्तफ़ा कमाल। हम पीपल्स पार्टी की ऐसी की तैसी करते थे। अभी हम घर नहीं पहुंचते थे तो मतलब रहमान मलिक की कॉल चली गई वहाँ पे, तो उसी रहमान मलिक पे सुबह वही मुस्तफ़ा कमाल जिसने रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुबह फूलों की पत्तियाँ निछावर करता था कड़ो, ठीक है ना, कि जो है वो अब दोबारा हम तो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा हम हुकूमत से गए और 5 दफ़ा हमने जो है वो उसी तनख्वाह में काम। तो हम तो इस टाइप के लोग थे। तो बताना मैं चाहता हूँ कि भाई 12 मई का इस सारी चीज़ों का इवेंट का फैसला तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की एंडोर्समेंट से हुआ। उन्होंने फैसला किया कि 12 मई को ही करना है। उनकी डेफिनेटली जो है वो क्या लाइन थी, क्या प्लानिंग थी, डेफिनेटली मैं उसका विटनेस नहीं हूँ कि ये हो रहा था वहाँ पे, मैं उसका। तो अगर आप अगर हम वो अवॉइड करते, वो जलसा अवॉइड करते तो नहीं होता क्लैश, लेकिन इट वॉज बाई डिज़ाइन, वो होना था। हाँ, वहाँ पे पता था कि ये होगा तो क्लैश हो जाएगा। अच्छा, मुशर्रफ साहब जब गए तो आप ज़ाहिर है यहाँ पे मेयर थे, तो मुशर्रफ साहब के जाने के बाद भी मुशर्रफ साहब से मुलाकात रही? मुशर्रफ साहब से जाने के बाद मेरी एक मुलाकात हुई मुशर्रफ साहब से, एक मुलाकात यहाँ हुई है और उसके बाद एक ही मुलाकात, हाँ मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई मेरी जाने के बाद। गवर्नर हाउस में आए थे वो एक दफ़ा, बहुत शुरू में ही एक दफ़ा गवर्नर हाउस आए थे और एक दफ़ा यहाँ पर वो चीफ गेस्ट हाउस में आए हुए थे। मेरी 2 मुलाकातें मुशर्रफ साहब के जाने के बाद। मैं 2008 के इलेक्शन की तरफ नहीं जाता कि इलेक्शन क्या है, वो पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। 2008 में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब वो बन जाते हैं होम मिनिस्टर, बड़े पावरफुल होम मिनिस्टर थे। कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर थे, आप मेयर थे। तो ये कैसा वर्किंग रिलेशनशिप था आपका पीपल्स पार्टी का? ऊपर जरदारी साहब बैठे हुए, कुछ थोड़ी सी मेमोरी अगर नहीं, हमेशा से कोशिश बहुत अच्छी की गई कि ये वर्किंग रिलेशनशिप, लेकिन बन नहीं पाई वर्किंग रिलेशनशिप। क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये सिंध पूरा जो है वो उनका है और कराची में वो हमारी प्रेजेंस को दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कि ये उनका प्लेइंग ग्राउंड है। कराची में वो पैसे कमाते हैं, कराची में अफसर लगाते हैं, कराची में ज़मीनों के मामलात हैं। चले वो डिफरेंस मेरे ख्याल में आपका वर्किंग रिलेशनशिप चल नहीं पाया, नहीं चल पाया। अच्छा, आप उसी सीक्वेंस में आगे आते हैं। इमरान फारूक साहब का लंदन में कत्ल हो जाता है और अगेन नाम अल्ताफ़ हुसैन साहब का और आपके बहुत सारे साथियों का आता है। उस हवाले से कोई फर्स्ट हैंड मालूमात क्या हैं आपके पास? क्या पहले से आपको पता था कि इमरान फारूक साहब एक हॉट वाटर्स में हैं, उनके साथ कुछ हो सकता है? इतना नहीं अंदाज़ा था कि जो ये तो पता था हॉट वाटर्स में है, अल्ताफ़ हुसैन साहब से नाराज़गी चल रही है, वो सस्पेंड थे उन ज़माने में और डॉक्टर साहब के चलता रहता था। वो गुस्से होके चले जाते थे, इसलिए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जब जो है वो शोर करते थे, गालम गलोच करते थे, तो डॉक्टर साहब चाबियाँ फेंक कर जो है वो चले जाते, फिर उनको मना कर लाया जाता था 2 महीने 3 महीने में। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था। तो डॉक्टर साहब जो है वो लेकिन सुबह किस बात और कोई ऐसी कोई नहीं, कोई पार्टी के ख़िलाफ़। अब सुबह अल्ताफ़ हुसैन साहब की अगर कॉल आती है, जैसे वहाँ पे अखबार सुनते हैं वो खबरें, अब उस वक्त उनको डिस्कशन करनी है, तो डिस्कशन करने में वहाँ पर लोग मौजूद होने चाहिए। अब जब डॉक्टर साहब की जो है वो आवाज़ लगती थी तो डॉक्टर साहब वहाँ पे अगर कभी नहीं है और वो लेट आए हैं तो बस वो गुस्से हो जाते थे। गुस्से हो गए, बस वो गुस्से हो गए क्या कहते थे, फिर वो कहते थे कि भाई राब्ता कमेटी को इसको फ़ोन करो। अब वो फ़ोन करके भाई को सेटिस्फाई करने के लिए अब फ़ोन करके बदतमीज़ी की जा रही है, फ़र्ज़ करें उनसे, ठीक है वहाँ से। अब ऐसा हमने होते हुए देखा है। अब उनसे जो बदतमीज़ी करते थे तो वो डॉक्टर इमरान फारूक थे, तो उन्होंने फिर वो छोड़ देते थे पार्टी, फिर उनको कुछ लोग बीच में पड़ते थे। ये हमेशा हर 6 महीनों के बाद ही होता था। तो अभी भी ये वो वाला पीरियड चल रहा था उनका, डॉक्टर साहब का, कि डॉक्टर साहब जो है वो नाराज़ थे और सस्पेंड हुए थे और घर, लेकिन वो पार्टी तकरीबात में आते थे, वो रूटीन में नहीं आते थे, पार्टी की तकरीबात में उनको दावत दे के बुलाया जाता था। आप समझते हैं कि जो इमरान फारूक कत्ल केस में वाकई अल्ताफ़ हुसैन साहब मुलव्वस हैं और जो पाकिस्तान में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो मुलव्वस हैं? अब ये एजाज़ भाई, ये आपको मैं ना, जो आप चाहते हैं ना, जो आपकी टॉक शॉक का जो की थीम है ना कि खुला डुला वाली, अब ये मैं आपको जो है ना, मैं आपसे चूँकि इसका मुझे पता है, ठीक है, मैं इसका विटनेस हूँ कुछ चीज़ों में,
तो मैं आपको देता हूँ, ये शायद ये वाली बात मैंने इससे पहले कभी नहीं की होगी। 100% अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पे डॉक्टर साहब को मारा है, 100%। नहीं, ये कैसे सीनरी बता रहा हूँ, सीनरी क्योंकि देखें ना, इल्ज़ाम लगाना तो आसान है ना। मैं सीनरी 100%। एक तो जो है वो डॉक्टर साहब के मर्डर के बाद जो है ना, उनकी, मैं लंदन गया, उनकी, मैं उन 2 या 3 लोगों में था कि जो बॉडी लेने गए थे वहाँ पे उनकी बॉडी जो है 17-18 दिनों के बाद आई थी। और फिर ये भी मैं उन लोगों में था, फिर मुझे बुलाया गया कि भाई यहाँ पे इनकी तदफीन कैसे होनी है, तो मैं भी उसका भी। तो मेरी अल्ताफ़ हुसैन साहब से जो है वो कुर्बत बहुत, आज तो खैर बहुत सारे लोग जाते होंगे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के घर पे सिर्फ चंद लोगों का एक्सेस था जो घर जाते थे। मैं उनमें से बहुत दिनों के बाद वो, लेकिन उनमें से एक आदमी जो, जैसे कि जब हमने उनको जो है वो, जैसे कहते हैं ना, टूट कर चाहने वाला जो एक सिलसिला होता है ना, हमने उनके लिए जो है ना, उनको नौज़ुबिल्लाह बस बहुत ही ऊपर ही रखा हुआ था। और हम चाहते थे कि वो उनकी जो है वो हर तरह से उनकी बात सही साबित हो। ये जब हमने सारे काम हम भी किए मेयरशिप में, ये वो ज़िद में काम किए कि अल्ताफ़ हुसैन की सिलेक्शन जो है ना, वो दुनिया को पता चले कि वो जो है बेस्ट मेयर है अल्ताफ़ हुसैन का आदमी। इस तरह की हमारी थिंकिंग है। इमरान फारूक साहब की बॉडी लेंगे। सो मैं आता हूँ उससे, तो इसलिए भी मैं जब रीहैब वो तो पहले मैं उनके घर के जाने की बात करूँ, तो मैं जब हमने उनको रीहैब भी करवाया ना, मैंने जब भिजवाया, तो जब भी हम उनसे जब रीहैब में होते थे, तो यहाँ मैं उस पर आ रहा हूँ, डोंट वरी, मैं उस पर स्किप नहीं करूँगा, मैं आ रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको एक, तो मैं मेरी अकेली ऐसी मेरी बहुत सारी मुलाकातें हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से लंदन में, जो ना यहाँ की राब्ता कमेटी को पता होता था, ना वहाँ की राब्ता कमेटी को पता होता था। और मैं जो है लंदन जाता भी था और मुलाकात करता था, और जो है वो, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इमरान फारूक के मर्डर के बाद मुझे ख़ुद ऐसे 101 वाली बात कि देखो, जो मेरी मुखालफत करता है ना, वो लंदन में भी नहीं बच सकता। ये मुझे जुमला मुझे आज तक याद है, मैंने ख़ुद कही है उन्होंने, मैं और वो है जो मेरी मुखालफत कर, मेरे चाहने वाले उनको, उसको लंदन में भी नहीं छोड़ते। अपने मूड में थे वो बिल्कुल। ये जुमला मैं एज इट इज़, मैं आपको ज़ेर ज़बर का भी इसमें जो है ना वो नहीं है। मुझे ये वाली बात, मैं चुप हो गया उस वक्त, इट वाज अ शॉक टू माई लाइफ। डॉक्टर साहब भी जो है वो बहुत कुर्बानी। अब मैं आता हूँ, मैं क्यों, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब जब रात में ड्रंक हो जाते थे ना, तो वो फ़ोन कॉलें करते थे और वो रोते थे फ़ोन पे। मैंने ऐसी दर्जनों कॉलें थी, जो भी MKM के सीनियर लोग हैं ना, सारे सीनियर नहीं, फारूक सेलेक्टेड लोग जिनसे वो बड़ा क्लोज थे ना, जैसे अनीस कायम खानी मैं कह सकता हूँ नाम लेके, या कुछ और लोग, सारे बड़े ज़िम्मेदारान भी इस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन बड़े बड़े ज़िम्मेदारान होते थे, लेकिन उनसे ये वाली, तो मैं उसमें एक उस ग्रुप में, छोटे ग्रुप में शामिल हूँ जिनको वो कॉल करते थे रात में। अब जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब ड्रंक हो गए रात में, अब मैं कहीं जैसे, और ख़ास तौर जब मैं ट्रैवल करता था बाहर तो लंबी बात होती थी। अब रात में कॉल आ गई, रात के 12-1 बजे फ़र्ज़ करें कॉल आ गई, अब वो रो रहे हैं, क्या हो गया भाई, मुझे फ़लाँ ने बहुत तंग कर रखा है, मुझे खला ने। भाई आप फ़िक्र नहीं करें, अब हम जो है वो, पहले तो हमें समझ नहीं आती थी, पूरी रात गुजर जाती थी उनको चुप कराने में, इसलिए कि वो होश में नहीं होते थे, और वो अपनी जो है ना, वो फ़लाँ आदमी तंग कर रहा है देखो। अब मैं अगर बोलूँ ना कि भाई आप फ़िक्र नहीं करें, आप बस आराम करें, अब वो नाराज़ कि मैं तुमसे भी ये बात नहीं कर सकता क्या। अब वो मुझे कहे कि बेटा मेरे साथ ये हो रहा है, बेटा मेरे साथ ये हो रहा है। अब अगर कोई कच्चे जहन का आदमी हो ना, तो जो हमारी अटैचमेंट, अगर हमें पता नहीं होगा अब ये किस मूड में है, तो आप तो फिर पता नहीं क्या कुछ गुजर करने के लिए जो है वो तैयार हो जाए। ऐसी ही एक कॉल इमरान फारूक के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो कर दी इन लड़कों को। अच्छा, किसे की प्रिसाइसली अगर बताना पसंद? ये जो लड़के बेचारे पकड़े गए हैं, ये लड़के जो पकड़े गए हैं पाकिस्तान में या नहीं, ये जो यहाँ पकड़े गए, यहाँ पकड़े, यहाँ जो लड़के जो ऐसी एक कॉल कर दी उन्होंने इसी मूड में, तो भाई ये तो अब तो सब साबित ही हो गया ना कि ये इंडियन सेटअप के लोग थे, जो इंडियन से इंडिया से ट्रेन हुए आए हुए लोग थे। इन्होंने उनकी इस कॉल पर जो है वो भाई को डॉक्टर साहब ने तंग किया हुआ है, इन्होंने उनकी उस ड्रंक कॉल को, उस हालत की कॉल को अपना जो है उन्होंने बोला भाई की हम प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं,
ये सारा कुछ उन्होंने फिर प्लान कर लिया, वहाँ पे बंदे भेज दिए, उनको एडमिशन करा दिया और उनको डॉक्टर साहब का काम दे दिया। लेकिन तरीकाकार तो ये होता है ना कि जिस बंदे ने कोई काम करना है उसको पता है, या जिसने करवाना है उसको पता है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग बेगुनाह भी हैं जिनको पता ही नहीं था कि किसको भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं। ऐसा नहीं? कहाँ पे? ये इसी वाक़े में इमरान फारूक नहीं, जो लोग पकड़े गए उन्होंने तो उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया कि जो है वो कोई ऐसे उनके, वो तो देखें, वो तो स्कॉटलैंड यार्ड ने पूरी जो है वो सब चीज़ें फिगर आउट कर ली सारी ना, इसलिए उसके बाद भी कॉल एंड ट्रेस होती रही, ये चीज़ें रहती हैं। तो जो अभी जो लोग हैं उन्होंने तो डिनाई नहीं किया ये वाला काम कि ये काम जो कोई इसके अंदर कोई बेगुनाह गया हुआ है। तो उन्होंने जो लोग हैं वो हैं, और पार्टी ने भी इसको वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जो साहब होते हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर भी ये वाला केस है ना। आप पूछेंगे कि भाई वो कैसे जो है वो बच गए वहाँ पे। देखिए इसमें कोई वो नहीं है छुपी हुई बात कि जब स्कॉटलैंड यार्ड इस मर्डर इंक्वायरी के ऊपर पीछे गई है ना, तो इसका तो फिर ये तो मैं बोल चुका हूँ पहले भी, और मैं तो उसका विटनेस हूँ इस वाली बात का। तो उन्होंने जब कॉर्डन ऑफ कर दिया डॉक्टर साहब के घर को 3 दिनों तक, और वो 3 दिनों से वहाँ पे सारी चीज़ों को जमा करते रहे, फैमिली को उन्होंने शिफ्ट कर दिया कहीं और। तो उनको वहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। डॉक्टर साहब की आदत थी डायरी लिखने की, डॉक्टर साहब की डायरी भी मिली उनको, जो भी लिखते थे। डॉक्टर साहब के डॉक्यूमेंट्स मिले। तो उनको 1 साल तक उसकी ट्रांसलेशन कराते उनको 2012 के करीब, 2012 के एंड में जाकर उनको ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो कुछ और भी है। ठीक है, वो हमें कैसे पता चली बात? हमें 2012 के एंड में 7 से 8 लोगों को, मैं, गवर्नर रशीदुल इबाद, अनीस कायम खानी, बाबर गौरी, आदिल सिद्दीकी, एम अनवर, तारिक मीर वहाँ से आए, और रहमान मलिक सक वफाकी वज़ीर दाखिला हमें दुबई बुलाए गए। और अल्ताफ़ हुसैन साहब फिर फ़ोन लाइन पे, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो किसी भी दिन पकड़ा जाने वाला। उन्होंने बताया पकड़ा जाने वाला। क्यों भाई? फिर बताया कि जो है वो अनवर साहब, तारिक मीर साहब हमारे पास वो दुबई से आ गए, और वो भी, तो उन्होंने कहा कि जी स्कॉटलैंड यार्ड ने डॉक्टर इमरान फारूक के घर से जो पेपर्स निकाले थे उससे उनको ये पता चल गया कि हमारे रॉ से कनेक्शन है, तो उन्होंने हमें जो है वो पहले तो मर्डर इंक्वायरी के हमें बुलाया, हम समझे कि मर्डर पे बात करेंगे। उन्होंने कहा जी मर्डर, आप यहाँ से बैठकर पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं और रॉ से पैसे ले रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने 15 मिनट के बाद हमारे सामने पेपर रखना शुरू कर दिया। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हमें बताया 8 लोगों को कि मैं अपना 3 दिनों तक कॉन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा चुका हूँ, मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लेंगे। कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स उन पेपर्स के ऊपर, उसमें वो पेपर भी शामिल है जिसमें 4 दफ़ा रॉ के चीफ से यूरोप के शहरों के नाम दिए हुए, होटलों के नाम दिए हुए जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। उन मुलाकातों में डॉक्टर इमरान फारूक भी शामिल रहे। तो उन्होंने जो है वो चीज़ें लिखी हुई, पैसे कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये सारा कुछ ये स्कॉटलैंड यार्ड को मिल गई सारी चीज़ें। तो हमें क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि अब हम सबको टास्किंग हो रही है कि हमें क्या करना है। मैं इंटरनेशनल अफेयर देखता था, तो मुझे जाके दुनिया भर में बताना है कि भाई ये होने वाला है और कराची में खून ख़राब हो जाएगा। अनीस कायम खानी को टास्क देंगे, पार्टी को स्ट्रॉन्ग करो, लड़कों को ही बात बताओ। रहमान मलिक साहब को कहा गया कि अपने काउंटर पार्ट को कहें कि बहुत अरसे के बाद जमहूरियत आई है यहाँ पर मुशर्रफ साहब के बाद, तो अगर ये हुआ तो ब्लड शेड हो जाएगा यहाँ पर अगर अल्ताफ़ हुसैन। तो इस तरह की टास्किंग। गवर्नर को कहा गया कि भाई पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को बताओ कि ये काम नहीं होना चाहिए वहाँ। ये सारी बातें जो है वो हमें इस तरह पता चली। आप मुझे ठीक है, उसमें कैसे बच गए? उस सारी चीज़ों में इंडिया रेड हैंड पकड़ा गया, आईएसआई के ज़रिए नहीं, वहाँ के स्कॉटलैंड यार्ड के ज़रिए, और इंडियन फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस केस में इन्वॉल्व हुआ है टू विड्रॉ दिस केस। वो केस जो है वो क्रॉन प्रोसिक्यूशन में वो पेश ही नहीं करने दिया उन्होंने। वहाँ का लॉ ये है कि एक दफ़ा जब केस, आपको पता है ना, वहाँ पे आप किसी यहाँ की तरह तो एफआईआर नहीं काट सकते। जब तक आप किसी अरेस्ट रहे ना, आप उस वक्त अरेस्ट वारंट उस वक्त मिलता है जब तक आप जज को 80% केस पे मुतमईन ना कर दें। अरेस्ट वारंट उस वक्त जारी होते हैं। तो अरेस्ट वारंट जारी होने का मतलब जज ने वो सारी डिटेल देखी। वो केस अगर जो वो सिर्फ एक दफ़ा पेश हो जाता तो वहाँ का लॉ ये है कि आप 10 पाउंड की फ़ीस देकर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो ले ले। तो ये केस डॉक्टर इमरान फारूक का तो एक तरफ रह जाता। उस केस से, उस इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता पहली दफ़ा
कि रॉ पाकिस्तान में पिछले 30 सालों से कराची में जो टेररिज्म कर रही है उसके रेड हैंड अनडिनाइबल विटनेसेस जो है वो उनको दुनिया को मिल जाते, जिसकी वजह से ये वाला सारा काम बैक ऑफ हुआ। जी जी। आप ये कह रहे हैं कि ये सारा काम होता रहा लेकिन आपको पता ही नहीं था ज़मीन पे, ग्राउंड पे? हाँ, मैं जो है वो, अगर आप मुझे कहें कि मैं इन मीटिंगों में शामिल रहा हूँ तो नहीं, मैं इस मीटिंगों में शामिल नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं फर्दर। इल्ताफ़ हुसैन साहब से अलहदगी का कैसे सोचा या कब से ये चल रहा था सिलसिला? देखें, इससे पहले मुझे याद है कि आप एक दफ़ा जाते हैं, इल्ताफ़ हुसैन साहब के पाँव पकड़ते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप मत शराब पिएँ, ये वाक़या भी एक है, और फिर आपने रिहैब में उनको दाखिल करवाया और वो रिहैब में रहे, उन्होंने आपकी बात सुनी। तो ये अचानक इतनी मोहब्बत एक तरफ और एक तरफ इतनी नफरत? देखिए, नहीं ना, मोहब्बत कहाँ से ये शुरू कैसे हुआ? देखिए, इल्ताफ़ हुसैन की जो हमारी जो फीलिंग है सब लोगों की थी, और मैं अपनी भी अगर बताऊं तो वो इस कौम की वजह से थी। हम इस कौम का मसीहा समझते थे और एक लिसानियत थी हमारे अंदर, हम तो वहाँ से, पर आज हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम तो शुरुआत तो हमारी। लेकिन उन्होंने जो उर्दू स्पीकिंग जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे भाई हैं, उनके लिए बड़ा काम भी किया है। हाँ, लोग आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन तबाह भी उन्होंने किया और हमें बहुत पीछे ले गए। हमें जो है वो, हमारी नस्ल पढ़ लिख रही थी, पढ़े लिखे बड़ी लिखी कौम थी, सर्वाइव कर रहे थे, हम पर ये दाग नहीं लगे हुए थे। आज जो है हमारे पीले स्कूल तबाह हो गए, आज हमारा हम पर तरह तरह के, तो तबाह भी जो है वो उन्होंने। तो मैं आपको कैसे ये हुआ क्या? जब 2005 में हम मेयर बन गए और हमारा इंटरेक्शन बढ़ गया तो हमारा जाना आना बढ़ गया वहाँ पे लंदन, तो ये 2008 की बात है। तो हमें फिर बाद 2007 से 2005 से 2006 2007 में ये अंदाज़ा होने लगा कि भाई ये जो रात वाली कॉल होती है ना 10 बजे के बाद, वो ठीक नहीं होती। उसमें जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो अपनी सेंसेस में नहीं होते। ठीक। और फिर उसके बाद जब पार्टी के करीबी लोगों से जब बातचीत, सबको पता था कि भाई ये काम होता है, तो डेफिनेटली हमने, मुझे बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा प्योरली हमने, तो उनको मैं बताऊँ, हमने बड़ा एक डिफरेंट समझ, तो ये चीज़ें हमारे उसमें नहीं थी कि ये करता हूँ। और जो दूसरे लोग कहते थे पहले तो हम उसको यकीन नहीं करते थे सारे। एनीवे जब सारा ये सड़ा हुआ, उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई। फिर ऐसा होने लगा कि वर्कर इजलास में वो बात करते करते सो जाते थे और उनकी जो है वो आवाज़, एक टाइम ऐसा आ गया 2008 तक कि हम उनकी हेलो समझ जाते थे कि हेलो की जो आवाज़ है ना, उस हेलो में पता चल जाता है नौयत क्या है। ठीक है, सो मच सो फिर ज़माने में ये होने लगा, अगर आप रिकॉल करें कि अच्छा लंदन वालों को भी मैं इसमें, जो सेक्रेटेरिएट वालों को मैं इसमें मरूद इल्ज़ाम, वो भी बेचारे मजबूर थे। अब उन्होंने करना ये लग गया कि जब करने लगे ये लग गया कि जब वो पी के ड्रंक हो जाते थे तो वो अपने घर से डायरेक्ट चैनल्स को मिलाने लगे थे, चैनल्स के जो है वो न्यूज़ डेस्क पे, और उसको कहते थे, उनको कहते थे मुझे ऑन एयर करो, मुझे बयान देना है। अब ये जब ये वाला वाक़या शुरू होना, तो यहाँ के ARY और जियो के मैं नाम नहीं लूँगा आपके सामने भी, हम बाकायदा, हम उनके इतने वफादार थे कि हम में से कुछ लोग, मैं अकेला नहीं, कुछ लोग बाकायदा उनके पास गए, उनसे हाथ जोड़े कि भाई कोई ऐसी कॉल रात में आ जाए तो आपने उनको ऑन एयर करने नहीं करना, उनको बातों में लगाना है और हमें बताना है। आपने हमें कॉल करनी दूसरे फ़ोन से, हम वहाँ से उनकी तार खिंचवा देंगे, कुछ उनको फ़ोन कर कुछ करेंगे, लेकिन उनको इस कंडीशन में 2 बजे रात में खुदा के वास्ते जो है वो आपने उनको ऑन एयर नहीं होने देना। उन्होंने हमारी बातें मानी। फिर वो गालियाँ बकते थे उनको कि मुझे ऑन एयर करो, मैं ये कर दूंगा, वो कर। ये सारा इसी तरह के वाक़यात होने लगे। एक ANP के रहनुमाओं को गालियाँ बक रहे हैं टीवी पे आके, वो उनको गालियाँ। तो ये 2008 की बात है। ये हो करते 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 2000 मेरी निज़ामत का उरूज था। 2005 में मेरी निज़ामत एंड में शुरू हुई है। 2008 तक तो मैं बिल्कुल सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स वगैरह 2-3 बन गए थे और मेरी जो है शोहरत जो है ना उरूज पे थी मुस्तफ़ा कमाल की, कि पहले तो मुझे जो है 1 साल तक मुझे तो मुस्तफ़ा कुदाल कहते थे, मैंने शहर खोद दिया। फिर जब शहर बनने लगा तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फिर अप्रिसिएशन होने लगी सारी, तो मेरा उरूज था। लेकिन मैं बड़ा लॉयल था लीडरशिप से, अल्ताफ़ हुसैन साहब से,
तो मुझे देख, तो एक दिन जब इसी तरह से रात में 2 बजे जब मैं घर आया और देखा कि फिर मुझे कॉल आई, टीवी खोल देखा तो पता चला कि आधी स्क्रीन पे ANP के एक लीडर हैं और आधे स्क्रीन पे इनको दिखा रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो गालियाँ बक रहे हैं और ये बिल्कुल नशे में। तो नेक्स्ट डे मैं जो है वो मैं 90 गया, अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर थे और वो उस वक्त आए, 2008 में ही आए हैं, 2008 की बात, चंद महीने हुए थे उनको आए हुए। तो मैंने उनको कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, तो उनको हमारी गुफ्तगू होती थी, क्यों? मैंने कहा यार मुझे बात करनी है इनसे और ये इस तरह नहीं चलेगा और मैं जो है वो मुझे ऐसी की तैसी में गई है निज़ामत वज़ामत, मैंने तो उनसे बात करनी है, या तो ये ठीक होंगे या फिर हम पार्टी छोड़ेंगे। और हमने इनको जो है वो मैंने जाकर, अब ये सबको पता है कि सुसाइडल मिशन है ये, और यहाँ तो हमारे यहाँ तो बात ही नहीं है वाली, आप कैसे बात कर सकते हैं, आपको तो मार देंगे वापसी। और मैं और तो अनीस भाई ने कहा मैं भी चलूँगा साथ, हम 2 हो गए। फिर हमने वहाँ से गवर्नर को फ़ोन किया, शहीदुल इबाद साहब को, चूँकि हम ये बात करते थे, गवर्नर मैं अनीस कायम खानी ये बात करते थे आपस में, ये इंटरनल बात करते थे। यदि कुछ ज़माने में ये वाली बात जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात आप पार्टी में नहीं कर सकते थे, आप किसी को बोल नहीं सकते। तो हम चले गए वहाँ, तो उन्होंने कहा, हमने उनको कहा कि जो है वो हम ये करने जा रहे हैं, वो भी उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा, मैं वो भी तैयार। वहीं से बैठ के फिर मैं फ़ारूक सत्तार डिप्टी कन्वीनर थे उस ज़माने में, फिर हमने कहा पार्टी के यहाँ के हेड को भी बता दो ताकि ये ना बोले कि, तो हमने उनको भी फ़ोन कर दिया, कट द होल स्टोरी शॉर्ट की वो भी तैयार हो गए। हम 4 लोगों ने प्लान कर लिया कि हम लंदन जाएंगे। वहाँ पर M अनवर साहब मरहूम जिंदा थे और अनीस एडवोकेट, इन 2 से हमारी ये वाली बात होती थी, ये 2 भी हमारे साथ इस बात पे परेशान रहते थे। और तो अल्ताफ़ हुसैन साहब रोज़ाना नहीं आते थे सेक्रेटेरिएट, ओकेजनली आते थे सेक्रेटरी। हमने उनसे चेक किया कि कब आ रहे हैं नेक्स्ट, क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स बाद पता चला 2 दिन के बाद किसी मैगज़ीन के रिपोर्टर से उनकी मीटिंग्स तय है, उनको इंटरव्यू देना है और उस दिन आएंगे। हमने कहा, हमने उनको बता दी कि हम, ये कौन सा ईयर है, कौन सी डेट है? ये 2000 एग्जैक्टली मैं आपको मंथ और 2008 की बात है, और मैं आपको मंथ और वो निकाल दूंगा, डेट निकाल दूंगा, ये वाली डेट मुझे एग्जैक्टली हमारे पास डेट है। तो ये हम तैयार हो गए और मैंने अपने घर में अपनी वाइफ को कहा कि मैं जा रहा हूँ, उसको नहीं, लेकिन जो है वो उसको मैं हल्का फुल्का मैंने बताया कि हम ऐसे ये इंटेंशन है। मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा कि जो है वो अगर मुझे वहाँ लंदन में नहीं मारा इन्होंने तो मैं वापस पाकिस्तान तो ये करने के बाद नहीं आ पाऊँगा, तो तुम बैग तैयार रखो, पासपोर्ट बच्चों के तैयार रखो, और मैं अगर दुनिया के जिस भी एयरपोर्ट पे कहूँ तो उस एयरपोर्ट पे आ जाना। तो ये मैं बोलकर जा रहा हूँ घर पे, और मैं हूँ मेयर उस वक्त सेटिंग। तो हम एजाज़ भी चले गए और हम 2 दिन उसी लंदन में एजवेयर में हम छुप कर रहे, सेक्रेटेरिएट वालों से छुप कर रहे कि उनको ना पता चले कि जो है वो हम यहाँ पर आ गए हैं। जिस दिन उन्होंने आना था उस दिन हमें अनवर साहब और अनीस एडवोकेट हमें बता रहे थे सारी मिनट टू मिनट हमारा फ़ोन में, जब रिपोर्टर जो है वो जाने का टाइम आ रहा है उसके ख़त्म हो, हम नीचे खड़े थे और हम फिर जब वो उतर रहा था तो हमें कॉल आ गया हाँ ये जा रहा है, और इसलिए हमने अल्ताफ़ हुसैन साहब को मौका नहीं देना था इस वाली बात का कि इस वाली बात की हवा नहीं लगने देनी थी कि हम ये करने आ रहे हैं, वरना उन्होंने अगर उनको अगर पता चलता वो फिर इसका काउंटर प्लान कर लेते हैं, और तो हमने उनको सरप्राइज़ देना था कि उनको सोचने का मौका ना मिले। आइडिया यह था सारा कि हमने उनको सोचने का मौका नहीं देना था। तो अब हम जो है वो मैं और ये 4 अफराद हम ऐसे एंड, अच्छा गवर्नर ने गवर्नर तो छोड़ के नहीं जा सकता, गवर्नर ने अपना विज़िट जो है गवर्नर चूँकि लंदन उनकी फैमिली, उन्होंने अपना विज़िट बता दिया कि मैं लंदन आ रहा हूँ फैमिली से, और उन्होंने अपना विज़िट प्लान जो है वो जारी कर दिया। ये नहीं पता कि वो हमारे साथ जा रहे हैं, तो गवर्नर की तो छुट्टी नहीं बात, हमारी बात जो है वो हमने 2 दिन छुपा कर रखी। और उसके बाद जो हम जब एंटर हुए तो मुझे अच्छी तरह याद है वो जो सेक्रेटेरिएट का जो मीटिंग रूम है वहाँ वो खड़े थे। अब वो हम तो ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि कभी जो उनसे उनकी इत्तला के बगैर या उनकी नॉलेज के बगैर हमने कोई सफ़र किया हो। अब जब मैं ऐसे एंटर होता हूँ तो ऐसे सामने हो तो मुझे अच्छी तरह याद है उनके अल्फाज। तो उन्होंने अरे तुम बदमाश, और मुझे कहते हैं बदमाश खैरियत। तो ऐसे अब सबको हमारे तो खून जैसे कहते हैं अंदर से सांस आ रही है जा रही है, सबको पता, जिसको पता था उनको पता था कि भाई अब यहाँ पर हंगामा होने वाला है कि इन्होंने जो। तो मैंने जाकर ऐसे उनका हाथ पकड़ा, खड़े थे वो, मैं जाकर उनका मैंने कहा भाई बात करनी है आपसे,
अब वो वी कॉट हिम इन अ सरप्राइज, ही वाज शॉक्ड, और उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चक्कर है, ऐसा कभी हुआ नहीं। और फारूक सत्तार को भी देख रहे हैं, अनीस काम खानी और मैं और गवर्नर और वहाँ की राब्ता कमेटी को कुछ लोगों को पता था कि ये क्या होना है। तो वो जो उनका हाथ पकड़ के, एक मीटिंग रूम है जहाँ पर वो लोगों से प्राइवेसी में मिलते थे, उनके उस कमरे में मैं हाथ पकड़ के मैं उनको ले गया, और ऐसी सोफ़ा था, उस सोफ़े पर उनको बिठाया और मैं नीचे बैठ के मैंने उनके पैर पकड़ लिए। ये वो जो आप, मैंने कहा भाई हमारे पास आपके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है इस कौम के पास, और आपने अपनी जो हालत बना रखी है, ये कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी, दुश्मन हमारा उसको ये सब चीज़ें तबाह बर्बाद आपने। और मैं वो ये 2.5 से 3 मिनट का ये पूरा एपिसोड है, और ही वाज शॉक। और मिलिट्री मैंने पैर पकड़े मैंने, और जो है वो उन्होंने कहा कि अगर जो है वो कोई मेरे किसी जो है वो अज़ीज़ आदमी मेरा वो मुझे जहर मांगे मेरे लिए ना मुझसे, तो मैं उसको जहर देने के बजाय मैं उसको चारपाई में बांध के जाऊंगा और वापस आके अपने हाथ से उसको जो चारपाई खोल कर जो है उसको खाना खिलाऊंगा। तो ये मैंने उनको कहा। तो ये इतनी बस 2.5 से 3 मिनट का मेरा ये एपिसोड है ना। ही वाज शॉक्ड एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, ही गॉट इमोशनल, ही स्टार्टेड क्राइंग, आई ऑल्सो गॉट इमोशनल। और ये अब ये जो बाहर वाले जो पूरा सेक्रेटेरिएट जो बाहर खड़ा है, अनीस कायम खानी, एडवोकेट अनवर साहब, गवर्नर, फारूक सत्तार, ये सारे, तारिक जावेद, ये वासे जलील, ये सब लोग। अब ये तो ये एक्सपेक्ट करें कि अंदर से जो है वो शोर शराबे की आवाज़ शुरू हो जाएगी अब जैसे ही बात होगी, और वो गुस्सा करने की आवाज़ उनकी शुरू, ये अब ये अंदर सन्नाटे की आवाज़ 2.5-3 मिनट कुछ नहीं है। तो इनमें से किसी ने 3-4 मिनट के बाद ऐसी हल्का सा दरवाज़ा जो है हल्के ऐसा खोल के झांकने की कोशिश की कि अंदर सीन क्या चल रहा है। तो इनको जब नज़र आया कि सीन ये चल रहा है, तो ये पूरी राब्ता कमेटी दरवाज़ा खोल के बिल्कुल अंदर आ गए सारे, और सब ऐसे नीचे बैठ कर उन्होंने, उनके पैर में जगह कम थी और पकड़ने वाले ज़्यादा थे पैर पकड़ने। सब ने ऑनेस्टली स्पीकिंग, सब ने तारिक मीर, एम अनवर, अनीस एडवोकेट, अनीस कायम खानी, इशतुल इबाद और ये वो, सब ने पैर पकड़ लिए कि भाई आपको ये करना है। अब इन्होंने कहा कि जो है वो उनसे आने से पहले जो है वो कहा कि मुझे कहा कि बोलो क्या करना है। और वो 3-4-5 मिनट के अंदर वो था, सो प्योर एंड सिंसियर। अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली, मुझे बोलो क्या करना है। इतनी देर में ही सब आ गए। अब वहाँ से बैठकर फिर हमने वहीं बैठे बैठे, तारिक मीर साहब उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखते थे, हमने तारिक मीर साहब से कॉल करा के बेस्ट रीहैब सेंटर जहाँ पे डिटॉक्सिकेट करते हैं लोगों को, डिटॉक्सिकेशन का काम होता है, जहाँ पे नशावर लोगों को, नशावर सब तरह के नशा करने वाले लोगों को जो डिटॉक्सिकेट करते हैं, वहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट सुबह की अपॉइंटमेंट बुक करा ली और जो उनको ले जाने का इंतज़ाम करवा लिया। और वहीं से बैठे बैठे हो गए, बैग तैयार करके सुबह इनको जाकर वहाँ फिर आप मिला नहीं सकते। 48 दिनों तक, 48 डेज तक ये वहाँ पर रहे। उसके 2-3 दिन के बाद हम फिर यहाँ पर वापस आ गए, खुश वापस आए। यार हमने वो काम किया जो पार्टी में कोई नहीं कर सकता। हमने जो है वो अपना लीडर जो है ना बचा लिया। तो ड्रॉप सीन क्या हुआ? आ गए 48 दिनों के बाद, और ज़बरदस्त आ गए। उन्होंने कॉल की मुझे कॉल की कि आओ मैं ठीक हो गया हूँ। मैं गया, मुझे उन्होंने बुलाया बाकायदा, आओ देखो मैं ठीक हो गया। और जो उस जिस ज़माने में कारकुनों को, एमके वालों को याद होगा, जिस ज़माने में उनकी तस्वीरें ट्रैक सूट में आती थी, वो ट्रैक सूट पहन कर आते थे, नए उनके कपड़े लिए गए, वो सेट हो गए, रात दिन सारे एक जैसे। हार्डली एजाज भाई 3 से 4 महीने गुजरे ऐसे, और देन अगेन ही इन्वॉल्व इन दैट, ही इंडल्ज इनटू। नहीं, ये वो खुद हुए या किसी ने किया? खुद घर पे पड़ा रहना, टीवी। हमने कहा भाई ये टीवी हटा दो, ये टीवी आपकी जान ले लेगा। आप 24 घंटे आप खबरें देखते रहोगे, टिकर देखते रहोगे, आप उसको रिकॉर्ड करके दोबारा देखोगे, फलाइन करना, ये ऐसे गलत कह दिया। अच्छा, अब उस तरफ आ जाएं कि जो फाइनल जो इंसिडेंट हुआ, आप किधर थे, क्या वाकया हुआ, कौन सी डेट को, क्या? नहीं, हमने उसके बाद तकरीबन ये साल ये 2008 की बात करते करते फिर ये 2010 में इमरान डॉक्टर साहब का मर्डर हो गया।
मैंने आपको मर्डर इससे पहले ही वाली कंडीशन बता दी कि अगर आप उनसे होश में पूछते ना अल्ताफ़ साहब से, तो डॉक्टर इमरान फारूक को नहीं मारने का कहते। मैं आपको बता दूं, ये भी मैं कहता हूँ, अगर वो होश में होते ना, अगर होश में हो, इसलिए कि वो लंदन में उनके मर्डर का ऑर्डर दे नहीं सकते, इसलिए उनको पता उनको फंसना है। तो जितनी भी नाराज़गी हो जाती, वो डॉक्टर साहब को मारने के ऑर्डर होश में नहीं देते। 2010 में मर्डर हो गया। अब डॉक्टर साहब से हमारी भी एफिलिएशन थी, उनके छोटे छोटे बच्चे, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली उनकी फैमिली वहाँ पर हम ढूंढ रहे थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब डेस्परेटली ढूंढ रहे थे कि किसी तरह से डॉक्टर इमरान फारूक की फैमिली से मुझसे कांटेक्ट कराओ ताकि मैं ताज़ियत वाजियत करूँ और रिपोर्ट जाए और ये जाए, ये ना लगे। इसलिए सबको शक था कि भाई लंदन में इन्होंने मरवाया, इनसे इख्तलाफात चल रहे थे। वो जो रोना वोना भी सारा ड्रामा था, सारा वो आंसू पोंछ रहे हैं, सारी चीज़ें जो लोग वहाँ पर, वो तो बाकायदा प्लान करके वो रोने वाला ड्रामा सीन क्रिएट किया गया, कोई रोना वोना नहीं। तो वो तो हमें पता चल गया, हम लाश लेने के लिए ऑलरेडी जा चुके थे, मैं लंदन में था, तो हमें पता चल गया डॉक्टर इमरान फारूक की फैमिली से कांटेक्ट हो गया। उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह रह रहे हैं, उससे एनीवे कांटेक्ट हो गया वासे जलील साहब का, और हम गए। मैं 2 से 3 लोग थे, हम गए। आप यकीन, उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड ने उनको कहीं किसी घर में रखा हुआ था। तो हम जब पहले दिन गए ना, पहली दफ़ा उनको देखने, तो 4, 5, 6 दिन हुए थे डॉक्टर साहब के मर्डर को। तो छोटे छोटे बच्चे थे, इतने 8, 6 साल, 7 साल, 2, और डॉक्टर साहब बड़ा अटैच थे उनके साथ। उन दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो बच्चे अटैच थे उनके साथ। तो जैसे हम दरवाज़ा नॉक हुआ ना, और वो जो है वो, अब उन्होंने देखा कि एक आ रहा है, 2 आ रहा है, एंड दोज किड्स वर वेटिंग फॉर देयर फादर टू नॉक द डोर। आप यकीन करें, वो मैं सोचता हूँ यार, दिल कटता है इस वाली बात, मैं याद करता हूँ, उन बच्चों को याद नहीं होगा। अभी मैं सोचता हूँ ना, मुझे आई कैन नॉट forget the feeling of those 2 kids जो इतने थे, 2 बच्चे। अब हम आ गए हैं, अब कोई बाहर नहीं है, और वो दरवाज़ा खोल के इधर उधर देख रहा है, दोनों बच्चे, एक बड़ा था एक छोटा। वो ये सीन था। उस इमरान फारूक को मार दिया। तो वो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट है मेरा, 2010। और 2000 फिर जब 12 में हमारे उनकी एहलिया से कोई, हाँ उनकी एहलिया, हम तो उनकी एहलिया से भाई के लिए बात करें। उस वक्त तो हमारा ये था ना भाई, जब आपकी उनकी एहलिया से पहली मुलाकात, हाँ पहली मुलाकात थी उनकी एहलिया से हमारी। उस वक्त मैं वासे जलील और लोग थे, और हम यही कहते हैं भाई तो बड़ा फिक्रमंद हैं, और भाई तो बड़ा। उन्होंने इजहार किया कि नहीं, वो खामोश थी बेचारी, वो खौफज़दा थी, खामोश थी, रो रही थी, बहुत खामोश थी उस वक्त। और वो हम किसी तरह से उनकी, फिर हमने फ़ोन पे बात कराई, वासे जलील ने बात कराई उनकी। अच्छा, और फिर फाइनल तो वो फिर 2010 में ये हुआ ना। फिर 2012 में जब मैंने आपको बताया, जब डॉक्टर साहब के मर्डर के चक्कर में दुबई गया, जब वो स्कॉटलैंड यार्ड पेपर ले गई, और वो पेपर सारे पकड़े गए कि रॉ से वो है, तो वो दैट वाज द एंड ऑफ द गेम ना मेरे लिए, कि 2012 का एंड था। रहमान मलिक को आप बैठकर बता रहे हैं, रहमान मलिक पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला, और उसको आप बैठ के बता रहे हैं कि 22 सालों से मैं रॉ से पैसे ले रहा हूँ। यानी कि मुस्तफ़ा कमाल को भी बता रहे हैं, अनीस कायम खानी को भी बता रहे हैं, इशरतुल इबाद को भी बता रहे हैं, और साथ रहमान मलिक को भी बता रहे हैं। तो आपने उस वक्त जो पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे भी रब्ता किया, उनको बताया? नहीं, या एस्टैब्लिशमेंट ने आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, कोई रब्ता नहीं किया, ना मैंने किया, ना उन्होंने किया मुझसे रब्ता। वो तो मैंने अपने दिमाग में वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, एंड ऑफ द गेम, कि भाई हमने अपनी कोशिशें कर ली। अब जिस पीपल्स पार्टी के हाथ में, जिससे मुझे हुकूक लेने हैं, जिससे मुझे कोटा सिस्टम ख़त्म कराना है, जिससे मुझे यहाँ की ज़्यादतियाँ ख़त्म करानी है, उन जरदारी साहब के पास, उनके वफाकी वज़ीर दाखिला के बाद मेरे लीडर के, जिसके बोले बगैर जो है वो पत्ता नहीं हिलता मेरी पार्टी में, उसके सारे राज हैं, और ऐसे राज हैं कि जिसके ऊपर वो हिल नहीं सकता, और वो किसी के दिए हुए नहीं, खुद दिए हुए राज हैं। रहमान मलिक 8 घंटे तक, रहमान मलिक साहब अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, मैं तो ये पहले भी उनकी ज़िंदगी में बोल चुका हूँ, उन्होंने मुझे कई दफ़ा बोला भी, मुस्तफ़ा साहब प्लीज़ मेहरबानी करें, ये वाली बात ना बोला करें। उसको जो 8 घंटे तक उन्होंने डिटेल बताई है कि वो रॉ से 22 सालों से बताओ ये रहते कि कौम के लिए कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली रहमान मलिक तो इसलिए नहीं सुन रहे थे। उसके बाद मैंने डिसाइड, मेरे दिमाग में बात हुई जो आपने कहा कि भाई जिस आदमी
के जो लीडर है उसने अब ये हिल नहीं सकता, मतलब अब ये इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है, अब ये कौम के हक के लिए हिल नहीं सकता। तो कुछ लोगों को जो कि 2 नंबरी करना चाहते थे उनको अल्ताफ़ हुसैन सूट करने लगे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन की जान उनके पास आ गई। और जो लोग जो है वो हम जैसे लोग थे जिनको जो है वो लीडर चाहिए था, उनको लग गया कि लीडर जो है फारिग हो गया। तो दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि आई शुड क्विट। तो फिर वो दिन आ जाता है साल 2015 जब वो तकरीर करते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं। तो फिर हमने देखा कि उससे पहले 2013 को मैं छोड़ के चला, 2013 में 14 अगस्त को 14 अगस्त 2013 को मैं पार्टी छोड़ कर चला गया। वेल आई वाज द सेनेटर, 6 महीने हुए थे मुझे सेनेटर बने हुए और 5.5 साल बाकी थे मेरे सेनेटर। मैं पार्टी छोड़ के चला गया बगैर बताए, और मैं जो है वो पैसिव रिएक्शन करना चाहता था, एक्टिव रिएक्शन नहीं करना चाहता था। कि ये जैसे जैसे मैं उनको अवेयर नहीं करना चाहता कि मैं छोड़ रहा हूँ और मैं जो है वो इतना बागी हो गया हूँ कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। उनको मैं ये मौका से, क्योंकि मैं डेफिनेटली मैं कमज़ोर आदमी था, मेरी फैमिली थी, मेरी चीज़ें थी, यहाँ पर उनके पास लोग थे मारने वाले, कत्ल करने वाले। तो मैं एक्टिव, मैं पैसिव रिएक्शन कर, लेकिन मैं सब चीज़ों के लिए तैयार था, लेकिन मैंने अपने टाइम और अपने हिसाब से मैंने इसकी प्लानिंग की पूरी इस हवाले से। 2015 आ गया, तकरीर होती है और तकरीर के बाद पार्टी डिसमेंटल हो जाती है, बिल्कुल कमोबेश उसी तरह जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, डिसमेंटल हो गई। फिर आपसे किसी ने रब्ता किया या आपने आज खुद सामने आए और पाक सरजमीन बढ़ जाती है, आप वापस आते हैं? नहीं, मैं तो एजाज भाई, मैं तो आया हूँ 3 मार्च 2016 को। 2015 में स्पीच नहीं की उन्होंने, 2016 में स्पीच, 22 अगस्त 2016 उसकी डेट है, 22 अगस्त 2016। मैं आया हूँ 3 मार्च 2016। किसी ने मैं क्यों आया हूँ, ये जो मैंने आपको सारा मर्ज बताया, ये मर्ज तो मेरे जाने के बाद रुका नहीं। मेरा उर्दू बोलने वाली पढ़ी लिखी कम्युनिटी का लीडर ऐसा हो गया कि कैमरे लगाकर, हम दुबई में थे, देखते तो सब कुछ थे, कैमरे लगाकर, मीडिया बुलाकर, वो फैमिलीज़ को, औरतों को, कारकुनों को बिठाकर ये लेक्चर दे रहे हैं कि जो वो मियाँ और बीवी के ताल्लुकात कैसे होते हैं, और जो वो जो मैरिटल अफेयर्स हैं वो कैसे होते हैं। वो बाकायदा कैमरे लग, इतना पागल हो गया वो आदमी कि वो कैमरे, फिर रोज़ाना रात को तकरीर करके जर्नलों को, जजेस को, फला को गालियाँ, ओपन गालियाँ कि मैं कब्र से निकाल कर जनरल बिलाल को लटकाऊंगा और फला जर्नल को ये करूँगा, डीजी रेंजर सुजमान। सुबह लड़के लापता हो रहे थे, मारे जा रहे थे, पकड़े जा रहे थे, ये सिलसिला ना हो रहा। हमने 1992 में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग देखी है। 1992 का ऑपरेशन कौम इसलिए ज़िद में खड़ी हो गई अल्ताफ़ हुसैन के साथ कि उस ज़माने में 20-20 लड़के मारे जाते थे, तब पकड़ के पुलिस जो है वो मार देती थी थानों से निकाल कर। मुझे ये डर था कि एक दफ़ा अगर रियासत किसी चीज़ पर गुस्सा करके, अल्ताफ़ हुसैन साहब ये गालियाँ बकी रहे इसलिए कि उनको लाशें चाहिए, अगर उन्होंने इनको 10 लाशें दे दी तो फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब को 20 सालों तक कोई और नहीं रोक सकेगा। फिर एक जो है वो रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा और उससे होगा। तो इस दौरान पाकिस्तानी कोई इंटेलिजेंस वाले भी आपसे राब्ते में? कोई राब्ते में नहीं, कोई राब्ते में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिर आकर मैंने जब ये प्लान किया कि भाई हमें मरने से पहले हमने एक दफ़ा आवाज़ लगा कर मरना है, तो मैंने डेफिनेटली यहाँ पर उतरने से पहले, आने से पहले मैंने यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के लिए फिर जो राब्ते किए, इंटेलिजेंस से राब्ते किए कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं जो है यहाँ पर किसी को नहीं पता मैं क्या कर रहे हैं, तो मुझे सिक्योरिटी। तो मुस्तफ़ा कमाल ने उस वक्त तक कोई टॉक नहीं की थी, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया था, तो सबके लिए बहुत बड़ी खबर थी। तो फिर जो है पता मुझसे पूछा गया कि भाई कहाँ, कैसे, क्यों, और हमने कहा भाई हमें जो है वो मुझे वक्त आपका रब्ता जनरल रिजवान से हुआ था जो ऐसा ही चीफ थे, या मैं जो है वो इसमें स्पेसिफिक एजाज भाई नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने जो है वो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मैंने रब्ता किया आने से चंद दिन पहले कि मुझे जो है वो वहाँ पर मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं आ रहा हूँ और मैंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो मुझे सिक्योरिटी क्या तक, मैं आपको आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैं कह रहा हूँ आपको, आई स्वेयर अपॉन गॉड कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था कि मुस्तफ़ा कमाल क्या बात करने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, पता थी बात, मेरे घर का एड्रेस पता था वहाँ पे जो है, इसलिए कि मुझे किस दिन मुझे उतरना है, लेकिन ये नहीं पता थी बात कि मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी उस वक्त के DG ISI ने और आर्मी चीफ ने
टीवी पे ही जो है वो सारी बात जो पहली दफा लोगों ने सुनी है उनके लिए भी पहली, उन्होंने भी दे नेवर एक्सपेक्टेड। जी बिल्कुल नहीं पता थी जो मेरा कंटेंट क्या है, ये किसी को नहीं पता था मेरा कंटेंट। लेकिन उनको ये तो पता था कि यू आर गोइंग टू ब्लो अल्ताफ। नहीं, जब कंटेंट ही नहीं पता ना तो उनको नहीं पता। उनको ये तो पता था कि मैं छोड़कर एमकेएम गया हूँ, 3 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, 3 साल हो गए ना, अब मैं एमकेएम ज्वाइन करने नहीं आ रहा। तो जब आपने स्पीच वो की 3 घंटे की लंबी प्रेस जी वो की, तो उसके बाद उसके बाद तो फिर जो है वो पूरी दुनिया चेंज हो गई ना। उसके बाद तो लगा, उसके बाद तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आ गए। उसके बाद तो ये था ना कि मैं अब मारा जाऊं तब मारा जाऊं। उसके बाद तो ना कि मैं किस सेकंड में मारा जाना है, कि किस सेकंड में मारा जाना है। हम तो अपनी फैमिलीज को बोल कर आते हैं कि हमने मारा जाना है, हम जो काम करने जा रहे हैं हमें पता है कि इसके बाद जो है वो यहाँ पर कौन बचता है। उस वक्त 9-0 खुला हुआ था ना, वहाँ पर उनके 51 MPs थे, 25 MNAs थे, गवर्नर 14 सालों से बैठे हुए थे। मैं इसे रैप अप करता हूँ। ये बताइए कि आज जब आप लुक बैक करते हैं, चेंज हो गया, आप पाक सरज़मीन बनी, पाक सरज़मीन में बैठे हुए थे, आपने कहा जी एमकेएम पाकिस्तान जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात है, ये आपने कहा, और आज ये सूरत हाल है कि आप खुद एमकेएम पाकिस्तान है। तो क्या एमकेएम पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की जमात है? 2022 को 2016 अब तो मैं खुद एमकेएम में हूँ, लेकिन आपसे बोलूँगा मैं वही जो मेरा मन करता है, और उसमें कोई हिपोक्रेसी इंशाल्लाह नहीं होगी। 22 अगस्त 2016 को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग गया, तो पूरी एमकेएम जो है डेफिनेटली अल्ताफ हुसैन साहब के साथ ही जब नारा लग रहा, रात में 22 अगस्त की रात में फारूक सत्तार साहब फारूक भाई जो कि उस वक्त के पार्टी के हेड थे, कन्वीनर, ले गए उनको उठा के, अरेस्ट हो गए, ख्वाजा अज़हर अरेस्ट हो गए, और पार्टी के सारे अहदेदारों के घरों पे छापे पड़ने लगे, सब भागे हुए। तो पूरे पाकिस्तान में ये बात कंफर्म हो गई कि एमकेएम ख़त्म हो गई, और जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का पूरे, फिर चूँकि मीडिया के ऊपर भी अटैक कर दिया था, तो आप लोग भी पूरा जो है वो अपना पूरा हिस्सा डाल लेते उसके अंदर, सब लोग। तो 2016 22 अगस्त को एमकेएम तो ख़त्म हो गई थी। वो फारूक सत्तार जिसको हमें पता था कि क्या बातें कर रहे थे रात भर, फारूक सत्तार साहब को छोड़ने की और एमकेएम को बिल्कुल ख़त्म करने की और बंद करने की सारी गुफ्तगू चल रही थी। 23 अगस्त की सुबह जो है वो टिकर चलना शुरू हो जाते 8 बजे कि फारूक सत्तार साहब जो हैं, फारूक भाई प्रेस क्लब में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। अब फारूक भाई रात को ईदी सेंटर में नहीं थे, रात भर 22 अगस्त की रात को वो जनरल बिलाल साहब के साथ थे। रेंजर्स लेकर गई ना, सबके सामने, कैमरे के सामने लेकर गई ना। तो रेंजर्स हेड क्वार्टर से निकल कर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, और वो एमकेएम जो रात को बैन हो रही थी, बंद हो रही थी, और उनके इसलिए के साथ ही हमसे भी कांटेक्ट कर रहे थे, हमारे पास भी आना चाहते थे बहुत सारे लोग उसी रात को ही हमारी अनाउंसमेंट कर अपनी आराम। तो डेफिनेटली जो है वो वाली 23 अगस्त वाली रात को तो इस्टेब्लिशमेंट ने एमकेएम पाकिस्तान को मौका दिया कि भाई आप ये वाला काम करें। फारूक भाई ने अब आपके साथ हैं, शेयर किया कुछ कि क्या बात हुई, क्या प्लान था जनरल बिलाल का? फारूक भाई को शेयर करने की जरूरत नहीं, मुझे पहले पता है क्या है क्या बात नहीं, लेकिन ज़ाहिर है अभी तो आप साथ भी हैं। तो नहीं, हमने नहीं, मेरी कभी टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पर एजाज भाई बात नहीं हुई, और लेकिन मुझे पता है कि जो है वो फारूक भाई जितना बता सकेंगे उससे ज़्यादा मुझे जो है वो पता है कि क्या बात हुई, कैसे बात हुई, किस तरह बात हुई। अभी आपने जो पूछा ना कि मैं अभी आ गया हूँ यहाँ, अभी अजीब ही बात है ना कि हम 2016 से हमने पीएसपी बंद नहीं की, 2018 का इलेक्शन हो गया, पीएसपी को वाइप आउट कर, एक सीट भी नहीं, और ऐसा लगा कि पीएसपी तो कोई पार्टी ही नहीं है। इट वॉज अ बिग जोल्ट, ठीक है ना, हमारे लिए। लोग समझे कि पीएसपी जो है वो बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और हमने सही मानों में पीएसपी बनी ही 2018 के बाद है। वो जो मेरे लोगों का मुझसे कमिटमेंट आया ना, वो 2018 के इलेक्शन के हारने के बाद आया। 2019 में मेरी गर्दन पे पैर रखकर उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कहा 10 महीनों तक के इमरान खान को ज्वाइन कर लो, 10 महीनों तक। किसने कहा प्रीसाइज? जी यहाँ के उस वक्त जो सेक्टर कमांडर होते थे वो मुझे बुलाकर मुझे कहते थे, उस वक्त सेक्टर कमांडर जो आपको ये मेरे उस 2019 में आप निकाल लेंगे, मैं मुझसे नाम ना कहलवाएं, ये तो पब्लिक बात है ना, एजाज भाई 2019 में तो जो है वो निकालेंगे ना, नजर आ जाएगा कि कौन है। मैं तो 10 दफ़ा ये वाली बात कह चुका, लेकिन मैं आपको जो महीना बता रहा हूँ ना, इमरान खान जीत कर वज़ीर-ए-आज़म बने और हमें 10 महीनों तक, मैं नहीं मानता था, मैं उनको जवाब देता था कि भाई आप सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालें, हम पार्टी हमारा इल्हाक करवाएं, मुझे मर्ज ना करवाएं,
10 महीने, मुझ पर केस भी उसी ज़माने में बना। 2018 के इलेक्शन से पहले आपकी आईएसआई के एक अफसर से यहाँ पे झगड़े की भी बातें बड़ी मशहूर थी, वो क्या वाक़या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा किसी आईएसआई के ऑफिसर से। तो भी जब आप कोई काम करते हैं ना, उसके लिए कोई जवाब भी ढूंढते हैं। अब हमारी सीटें, मैं ये मानता हूँ, देखें 2009:16 तक कराची के रिज़ल्ट 3 रिज़ल्ट आए हैं। उन 3 रिज़ल्ट उठाकर देखें, उन तीनों रिज़ल्ट में पीएसपी जो है ना, आज भी वीडियोज़ हैं, मैं आपको अभी दे भी दूंगा, मेरे फ़ोन में भी है। उसमें जो है वो जो हमारी उस वक्त की पार्टी थी, उसके जो है वो लीड ले रही थी। 2016 में 9:16 पर आरटीएस सिस्टम बंद हो जाता है। कराची का रिज़ल्ट 3 दिनों के बाद आता है। मैं नहीं कह रहा कि हम सारी सीटें जीत रहे थे, लेकिन मैं कह रहा था कि मैं ये कहता हूँ हम सारी सीटें हार भी नहीं रहे थे। तो वो जिन लोगों ने किया, उनको कोई जवाब चाहिए था ना, कि हमने एक इतना बड़ा यहाँ पर स्टेप उठाया था कि हमने यहाँ पर एक नई आवाज़, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से कत्लो गारतगरी 35 सालों तक ख़त्म नहीं कर पाई। ये मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी के आने के बाद हमने यहाँ पर नौजवानों को समझाया है, रास्ता दिया है और उनको रीहैब किया है। आज 7 सालों से यहाँ पर कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही, कोई शोधा कब्रिस्तान में नहीं जा रहा मर के। उसके बाद ये हुआ। तो मैं 2018 पे तो जब आप ये काम कर, आपको जवाब पेश करते हैं, और जवाब ये जो आपने बात की, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जवाब ये पेश किया गया कि भाई मुस्तफ़ा कमाल तो बड़ा जो है वो सख्त आदमी है, गुस्सा करता है, लड़ाई करता है। देखो उसने हमसे लड़ाई की तो हमने जो है ये वाला काम कर लिया। कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई लड़ाई नहीं हुई है। 20 दिन पहले आप 20 इलेक्शन से 20 दिन पहले जब सारे कैंडिडेट जो है वो हमारे लॉन्च होकर कैंपेन शुरू हो गई, आप मुझे कह रहे हैं कि जो है वो 3 से 4 सीटों पर मुस्तफा भाई आप जो है वो अपने कैंडिडेट रखें, बाकी सबको विड्रॉ कर लें। कौन कह रहा था आपको ये? यहाँ के जो है वो जिम्मेदार कह रहे थे विड्रॉ कर लें, और जो है वो तो भाई मेरा आशय ये था, मैं उनको कहा कि भाई जो प्रपोजर सेकेंडर होता है ना, सेकंड कैटेगरी, जिसको पता होता है कि उसने सिर्फ आप एक्स्ट्रा फॉर्म जमा करा देते हैं, जब उनसे विड्रॉ कराने का टाइम आया ना मुझे, तो मुझे कई लोगों के आगे हाथ जोड़ने पड़े, वो नाराज़ हो जाते हैं। अब इमेजिन करें कि एक बंदा अनाउंस हुआ है, वो 1 महीने की कैंपेन चला चुका है, उसको मैं बोलूं कि भाई आप जो है वो विड्रॉ कर, तो मेरी पार्टी तो उसी दिन बन हो जाती। तो ये गुफ्तगू है सिर्फ, टोटल इतनी, कोई लड़ाई नहीं है इसके अंदर। उनको ये वाले जवाब पेश किया गया कि भाई ये तो आप भले जो करना है, लेकिन मैं विड्रॉ कैसे करूंगा इन लोगों को, ये तो मेरी पार्टी। वो कहेंगे अभी तो आदमी ठीक नहीं है, हमें जो है वो खड़ा करके और खुद जो है वो आप सेटिंग करके विड्रॉ। इतनी टोटल बात है, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने, मैं समझता हूँ, पता है क्या, मैं विक्टिम हूँ PMLN के सेंट्रल पंजाब जीतने का। लोग इस वाली बात को नहीं करते। देखें ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ भी ये नहीं करती 2018 में, लेकिन ये जो PMLN ने सेंट्रल पंजाब को पूरा स्वीप कर दिया ना, तो पूरी कैलकुलेशन अगले दिन की खराब हो गई। वहां उनकी जीत की वजह से एक पैनिक बटन दबाए कहीं पे और कहा कि भाई पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट को रोक लो, इसलिए कि सुबह जो है वो नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनने जा रहे हैं। अगर सेंट्रल पंजाब PMLN नहीं जीतती और वहां भी PTI जीत रही होती तो 4 सीटें हमें भी यहां मिल जाती। उसको जीतने के बाद ये लगा कि भाई तो उसमें डेफिनेटली MQM की भी सीटें गई और हमारी भी सीटें गई। हम ये समझते हैं, PTI वाले खुद कहते थे हमें 2 से 3 सीटें मिल जाएं 2018 में बहुत हैं। उन दिनों DGC जनरल फैज हमीद हुआ करते थे, उनसे बराह रास्त रब्ता भी हुआ कभी? हाँ हुआ, होता था। वो कुछ तरह बताएं कि क्या बातचीत थी? नॉर्मल जो है वो गुफ्तगू, नॉर्मल उस वक्त तो ये नॉर्मल जो गुफ्तगू होती है, सियासी गुफ्तगू और सारी चीज़ें। फैज हमीद साहब इन्वॉल्व थे ना इस सारे मामले में, जिस तरह की चीज़ें? जी ऑफ कोर्स, उसमें तो कुछ छुपी हुई तो बात क्या बातचीत आपकी हुई? आपने उसके बाद तो बड़ी तसल्ली देते थे, चीज़ें करते थे, नहीं देखते हैं, करते हैं, चीज़ें करते हैं। हमने गिला किया, शिकवा। हम जब उसके बाद एक APC कॉल हुई उसी अगले दिन, उसके नेक्स्ट डे PMLN ने या फजलुर रहमान साहब, तो हम उस APC, हम एग्रीफ पार्टी थे, हम APC में चले गए कि भाई हमारे साथ भी ये हुआ है सब कुछ। उस वक्त पीपल्स पार्टी जिसमें नहीं आई थी, जिसमें ये फैसला होना था कि आया कि असेंबलियों में बैठना ही नहीं बैठना, तो मैं भी उस APC में शामिल हूँ। हमारी पार्टी को भी बुलाया गया था, एयाज सादिक साहब ने। मैं चला गया तो उसके फ़ौरन बाद ही मेरे पास कॉल आई कि मुलाकात की मुझे उन्होंने, और कहा नहीं हम करते हैं, ये गलत हो गया और ऐसे हो गए। और फैज हमीद साहब ने आपको मना किया कि अपोजिशन का हिस्सा ना बने? हाँ, कुछ तफसील अगर बताना चाहिए भाई। ये इतनी बात है इसमें।
एजाज भाई के वही के नहीं हम करते हैं चीज़ें, डेफिनेटली हमारी इतनी हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम जो है वो करें इससे आगे क्या आर्गुमेंट। आपका क्या ख्याल है कि उस वक्त उस एपीसी में पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आई थी? वर्ल्ड पीपल्स पार्टी से यही सेटिंग थी ना, पीपल्स पार्टी को देखें, पर बाद में तो पता ही चल गया ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को, इमरान खान को राज़ी कर लिया कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हल्का हाथ रखो, बस मुंह से फायरिंग करो बस। और जरदारी साहब भी यहाँ से जो है वो सिर्फ, और बिलावल साहब जो है वो सिर्फ ज़ुबान से फायरिंग करेंगे, और आप दोनों एक दूसरे को जो है वो कि बगैर नहीं चल सकते। कमिटमेंट कंडीशन एक ही रखी उनके साथ कि पीपल्स पार्टी जाकर PMLN से ना मिले, बस नवाज शरीफ साहब को जो है वो बनाना है बस। आप देखें ना 4 सालों तक इमरान खान की हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकती थी। आज MKM पाकिस्तान बन गई है, आप समझते हैं कि आप उन लोगों को अपने साथ ले सकें जो एक्चुअली अल्ताफ़ हुसैन के लगाए हुए पौधे थे, जो ग्राउंड पे फॉलोअर आज भी तो अल्ताफ़ हुसैन का, क्या वो आप पे ट्रस्ट करेंगे? 99% ले लिया, 99%, 99.99% ले लिया। अगर अल्ताफ़ हुसैन के जो है वो फॉलोअर और उनके तरफ से लोग अगर कन्वर्ट नहीं होते ना, तो एजाज़ भाई हमने वो टाइम भी देखा है कि आप जो है वो आर्मी की ट्रकों के साथ भी शहर में नहीं निकल सकते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कोई गली कराची की जो है मेरे लिए नोगो एरिया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि लोग जो है वो मेरी बातों पे पहले कन्फ्यूज़ हुए, फिर कन्वर्ट हुए, और लोगों ने, मैंने इन मुहाजिर माओं को 700 से ज़ायद बच्चे लाकर वापस दिए जो कि लापता थे। और ये किससे मुज़ाकरात करते रहे आप? डेफिनेटली एदी सेंटर में तो नहीं थे ना वो बच्चे सारे। आप IB से बात करते थे, ISI से, MI से, जो 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 इलीट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उससे ही डेफिनेटली जो है वो, उनके पास अगर सारे लोग नहीं थे, उन्होंने फैसिलिटेट किया, और हमने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया कि इनको जो है वो, ये इन अल्ताफ़ हुसैन साहब, हम क्या कहते हैं, देखें अगेन ये मैंने कहीं ये वाली, मैं आपके सामने ये वाली बात करता हूँ आपके कैमरा में। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का खौफ है ना शहर में। अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद तो आके नहीं मारते बंदे। अल्ताफ़ हुसैन साहब तो एक पलंग पे लेटे हुए एक इंसान है, उनके यहाँ सीने पे फ़ोन पड़ा हुआ है, वो ऐसे बटन दबाते हैं तो यहाँ कोई उनकी कॉल रिसीव करता है। जो कॉल रिसीव करने वाला है ना, वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को जब एग्जीक्यूट करता है तो उससे उनका खौफ क्रिएट होता है यहाँ पे, राइट। तो कॉल करने वाले पे तो हमारा बस नहीं चलता। ये जो कॉल रिसीव करने वाला था ना, मैंने उसके दिल और दिमाग पर काम किया है, हमने उसके दिल और दिमाग पर काम किया, और उसका केस मैं लड़ा हूँ पाकिस्तान के रियासत के साथ, पाकिस्तान कि इस लड़के को कन्वर्ट किया जा सकता है, आप एक मौका दो, आप एक मौका दो। ये तो आप लोग भी अगर फलां दहशत, मैं कहता हूँ माँ के पेट से तो कोई दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ ना एजाज भी। हमने इस माशरे में, मेरी सोबत ने उसको दहशतगर्द बनाया, उसको गलत आदमी बनाया। अच्छा, वो सजाएं भी भुगता हुआ है। मज़े की बात है, या तो आप दहशतगर्द बनाने वाले को जड़ से अगर आपने फैक्ट्री बंद नहीं की है, आप 2 नंबर प्रोडक्ट को शेल्फ से उठा रहे हैं और वो प्रोडक्ट की फैक्ट्री दोबारा बनी हुई है, तो आप अगर यहाँ पर से प्रोडक्ट को शेल्फ से उठाएंगे, ख़राब करेंगे खराब प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट दोबारा आ जाएगी। जिन लोगों ने माजी में जुल्म किए हुए हैं, कत्ल गारत गरी की हुई, उन्हें सज़ा नहीं मिलनी? मिली सज़ा। कोई आदमी भी जेल से छुड़ा कर नहीं लाया गया। कोई आदमी 11-11 साल 8-8 साल लापता लोग रहे और सब सज़ाएं भुगत रही, लेकिन सारे जो उनके ऊपर जुर्म की दास्तान है ना, वो सारे जुर्म उन्होंने किए भी नहीं है। और एक आदमी सज़ा भुगतने के बाद भी इस वाली बात पर नहीं माफ़ किया जा रहा कि ये आदमी MKM का फला आदमी है। आपके ऊपर खुद तारिक अजीम तारिक के कत्ल का इल्ज़ाम है, उसकी क्या हकीकत है? आफाक अहमद साहब ने कई इंटरव्यूज़ में ये वाली बात की है, और मैंने उसके बाद जो है वो इसी के तरह के TV चैलेंज प्रोग्राम में चैलेंज किया कि अगर जो है वो 10 किलोमीटर की भी वैसिनिटी में मेरी कोई प्रेजेंस होना, मुस्तफ़ा कमाल की, अजीम अहमद तारिक के घर पे या कुंडी खोलने उनके घर पे, तो जो है वो अपने हाथ से या तो वो गोली मार ले, मैं गोली मार लूँ कैमरे लगाकर, अगर ये तो उसके बाद से फिर जवाब नहीं आया। किसी बात पे रिग्रेट है अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से? मैं बहुत फ़ख्र में फील करता हूँ, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे मरने से पहले ये वाला काम करवाया। नहीं, ये तो हो गया, लेकिन मैंने कहा जब आप उनके साथ थे, कोई आपने ऐसा काम किया हो जो आप समझते हैं कि यार ना करता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वह यही फील, यही वो एक रहती है कि वो ख़ुद ऐसे जो है वो ना होते, ठीक हो जाते हो। आपको मैंने तो ये भी बता दिया ना कि हमें तो उनके शराब पीने भी प्रॉब्लम नहीं थी, हमने तो उनको भी जो है वो इसको भी एक्सेप्ट करके उसको ठीक कर, मैं तो इस वाली बात पे भी तैयार था कि वो 24 घंटों में से 23.5 घंटे नशे में रहें,
लेकिन दरवाज़ा बंद करके अपनी जो करना है करें। आधे घंटे के लिए जो है वो निकलें बाहर और उस आधे घंटे में वो पार्टी के फैसले करें और वो कंपोज हो उस आधे घंटे में, उस आधे घंटे में वो ड्रंक ना हो और उसमें फैसले करें। मुझे ये भी कबूल था, लेकिन नहीं हो पाया काम। आज वो अल्ताफ है जिसने बहुत सारे लीडर्स को बनाया और एक लीडर मुस्तफ़ा कमाल भी, ठीक है। याद आता है अल्ताफ हुसैन कभी, ये एक मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, एक ज़ाती एक इंसानी हवाले से। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कहूँगा नहीं, क्यों नहीं। हम अक्सर मैं और अनीस भाई बात करते हैं, हमें बहुत सारे सीन हमारे सामने के हैं चीज़ों के, तो हमें वो चीज़ याद आती है। सॉफ्ट बातें को याद आती हैं क्या? पर्टिकुलर सॉफ्ट बात याद आती है? नेगेटिव बातें तो ज़ाहिर है ही, देखें आपके रास्ते अलग हो गए। देखें ये जो एक मैंने आपको कहा कि पार्टी का एक जो सिस्टम बनाया, इसका क्रेडिट उनको जाता है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग जो है वो निकले हैं, असेंबली में पहुँचे। मैं उसकी वन ऑफ द प्रोडक्ट हूँ डेफिनेटली। अगर जो है वो रहमान मलिक से बात करने का डिसक्रेडिट जाता है उनको, तो ये वाला क्रेडिट भी उनको जाता है, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर जो है वो बहुत सारे लोगों का भी, अगर मैं मेयर बना हूँ या मैं जो है वो एमपीए बना हूँ, या सब लोग, या फरसत्तार मेयर बने या इशतुल इबाद गवर्नर बने, तो ये पैसे दे के तो नहीं बने। क्या कोई रास्ता निकल सकता है कि अल्ताफ हुसैन साहब की भी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए, वो भी वापस आ जाएं और आपसे आ मिले, वो पुरानी एमक्यूएम बन जाए? एजाज़ भी, एक तो अल्ताफ हुसैन साहब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनको आप जो है वो $10 बिलियन भी देंगे ना, तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि उनको लगता है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी न किसी बहाने मार देगी। और ये उनको, ये इसका कोई, ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये मैं आपको जो है वो हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ। उन्होंने खुद बताया? हाँ हाँ हाँ, मतलब उनका जो है उनकी गुफ्तगू सारी, तो वो शायद वो तो मरने के बाद भी उनकी बॉडी भी ये कहेंगे कि मुझे मेरी बॉडी भी वहाँ पर लेकर जो है नहीं जाना। तो उन्होंने तो ज़िंदगी भर पाकिस्तान, अगर उन्होंने आना होता ना, तो आपको ख़ुद पता है, आप तो बहुत माशाल्लाह से इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं ना, वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं माशाल्लाह से, तो मुशर्रफ साहब से अच्छा दौर तो एमक्यूएम के ऊपर नहीं आया ना कोई, जबकि मुल्क का मजबूत तरीन आर्मी चीफ उस दौर में आना था ना। उस दौर के बाद तो अब सब चीज़ें बिट्स एंड पीसेस में। तो अल्ताफ हुसैन साहब, और ये तो हमें बिल्कुल ऐसे पता है रोशन दिन की तरह कि अल्ताफ हुसैन साहब ने सियासत में आना कि दोबारा वो निज़ाम चलता रहे, एक नई जनरेशन बड़ी हो गई है। एजाज भाई ये बताएं कि जो अगले आम इंतखाबात 2023 के आप देख रहे हैं कि उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट का रोल होगा 2018 था, 18 की तरह का? नहीं, मैं नहीं समझता 2018 की तरह का रोल इस्टेब्लिशमेंट का अब हो नहीं सकता। उस वक्त वो PMLN को दबा रहे थे, आज PTI को दबा रहे हैं। दबा रहे होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं दबाएंगे जिस तरह से उन्होंने PMLN के लिए RTS सिस्टम ख़राब कर दिया था। ऑर्गेनिक किस्म की फैसिलिटेशन यकीनन बिल्कुल मैं कहता हूँ होगी, हो रही होगी, और इसकी इट्स एन ओपन, अब तो सबको पता है, नो मोर सीक्रेट। तो मैं समझता हूँ, लेकिन उस तरह के कि आप RTS सिस्टम बंद करके जो है वो किसी के 5-5 हज़ार वोट ज़ाया करके आप किसी को 200 वोट से जिता दो, ये नहीं हो सकता। आखिरी दो मुख्तसर सी बातें, आप गैर एलानिया तौर पर MKM के सरबराह हैं, ठीक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो भी बड़े एक्टिव हैं, आप लोग लेकिन जालिम लोग हैं। जो चीज़ें नज़र आ रही, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम हैदर अब्बास रिजवी एक बहुत ब्राइट नेम था, वो गैर फ़ाल है। फिर हम देखते हैं वसीम अख्तर, वो भी गैर फ़ाल हैं, आमिर वो भी गैर फ़ाल हैं। तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो तमाम लोग, आप जाएं, खुले दिल का मुजाहरा करें, गले लगाएं और सबको लेके आएं? देखिए, तो पहली वाली बात पे मैं जो है वो आपको गैर एलानिया तौर पर मैं सरबराह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे कन्वीनर हैं, और मैं अपनी जो है वो सारी सादतमंदी मैंने उनके जो है वो अपने इस्तेमाल करते हुए उनको मैंने अपना सरबराह माना हुआ है और दिल से माना हुआ है। अगर आपको मुझे अगर किसी भी वजह से आपके अगर जहन में ये वाली बात किसी की भी आती है, तो मेरे काम को देखकर शायद आती हो, क्योंकि मेरे पास कोई और लाइफ में काम नहीं है। हम जो भी काम करते हैं पार्ट टाइम नहीं करते, दिल लगाकर करते हैं। आज MKM में कन्विक्शन के साथ ये काम कर रहे हैं। तो जो हम जितनी मेहनत डालते हैं सुबह से लेकर रात तक और अगली सुबह तक, मुझे लगता है कि शायद मैं लोगों से अगर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ और ज़्यादा उसको पेन ले रहा हूँ, तो शायद इस वजह से ये बात काम, लेकिन इसमें कहीं से भी ये वो अच्छा मुझे काम करना ही है, मुझे सबऑर्डिनेट बन के मैं काम कर रहा हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। तो एक तो ये वाली बात। दूसरी बात जो आपने बात की है, देखिए हम अभी 1 साल हुआ हमें नए आए हुए यहाँ पर, हम 1 साल हुआ, ये पार्टी 7 सालों से चल रही है। MKM के बहुत सारे मामलात में जो पहले से चल रहे हैं ना, उसमें अभी तक हमने उसके अंदर मुदाखलत
एजाज़ भाई की नहीं है। ये हमारे आने के हमारे वाले मामलात नहीं है और हमसे मामलात नहीं है। कोई भी अगर किसी को नाराज़गी होगी या कोई मसला है तो वो हमसे नहीं है, वो पार्टी के एमक्यूएम के पुराने दोस्तों और उनके मामलात हैं। आप ज़ाती तौर पे जाना चाहते हैं उनके साथ, उनको लाना चाहते हैं? मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं किसी के। अब आपके जो गवर्नर हैं वो कामरान टेसूरी हैं, एमक्यूएम के ही हैं, आप उनसे कितना मुतमिन हैं जी ये जो कुछ सब कुछ हो रहा है? वो उनकी गवर्नर की जो वो हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उसके इख्तियारात या वसाइल या उनकी गवर्नर की एक्टिविटी, उससे जो है वो एज अ गवर्नर मुझे कोई उसमें एतराज़ या कोई बात या कोई मसले मसाइल नहीं, बल्कि हम सपोर्ट ही करते हैं उनकी सारी। आप समझते हैं कि बेहतरीन गवर्नर के नहीं, मैं बेहतरीन गवर्नर की फ़राइज़ तो मैं नहीं कहूँगा उनको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं वो बड़ा मैं फ्लर्टिंग कर रहा हूँ। मुझे बेहतरीन तो बिल्कुल भी नहीं है वो, लेकिन हाँ जो गवर्नर, क्योंकि गवर्नर का करना कुछ मैटर करता नहीं है। डॉक्टर इशरतुल इबाद एक गवर्नर थे, एक कामरान टेसूरी, दोनों में से बेहतर ज़्यादा कौन लगे? नहीं, उसका कंपैरिजन बनता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनकी डायनामिक्स डिफरेंट थी, उस वक्त की पार्टी डिफरेंट थी, उस वक्त के जो है वो पूरा चेन ऑफ कमांड डिफरेंट था, आज का डिफरेंट। जो पुरानी एमक्यूएम थी वो फितरा लेती थी, ज़कात लेती थी, खाले लेती थी, अभी आप एमक्यूएम में हैं, ये पार्टी इतनी बड़ी चल कैसे रही है? बहुत मुश्किल से चल रही है और जो है वो कुछ लोग मदद करते हैं इस वक्त भी डेफिनेटली। पार्टी में इतना अरसा काम किया 40 सालों से, तो बखैर हजरात हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, सपोर्ट करती है, मदद करती है। और लेकिन बहुत फाइनेंशियली तो बहुत बुरे हालात हैं एमक्यूएम के। हम इसलिए शो नहीं करते कि हमारे मुखालफिन को इससे ज़रा बड़ी तक़वियत पहुँचेगी, तो हम अपने जो ना दामन को अपने पेट को दिखाते नहीं, खुला पेट दिखाते नहीं। अगले आम इंतखाबात में एमक्यूएम कितनी सीटों से कहाँ 2013 की पोजीशन पे अल्लाह ने चाहा तो हम वापस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 2013 में क्या पोजीशन थी? 20 में से 17 सीटें हमारी थी, अल्लाह ने चाहा तो हम 18-19 सीटों पे वापस जाएंगे कराची, 22 सीटों में से इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।